ये क्वेश्चन ओबीएस है। जब हमने आपको इस सेशन में लिखा था कि अब नहीं रुकेगा 11th की वजह से सिलेक्शन, और अगर आप इस हॉल में हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऑलरेडी 11th के बैंड बच चुके हैं। तो लगे दुनिया के दुख देखते हैं कि इस दुनिया में दुख क्या है, इस पूरी दुनिया के दुख समझ लेते हैं कि इस हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं दुख क्या है। दुख तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ना, बिल्कुल। तो पहला दुख है डिस्ट्रैक्शन ऑफ मोबाइल। इतना बड़ा दुख है सर कि क्या बताएं। दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी क्या है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाते। ये को लिखा किसी ने 11 वेस्ट, पूरा 11 खराब हो गया हमारा, तो कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। टेल मी कैन आई डू IIT और NIT और गवर्नमेंट जॉब। कुछ लोग तो इस स्थिति में पहुंच गए, उन्होंने बोला यार छोड़ो यार, बहुत झंझट है, तुम तो ये बताओ मैं करूँ क्या। चाय वाला तो भैया प्रधानमंत्री बन जाता है, तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। दैट्स ए बिग गोल। फीमेल अट्रैक्शन बहुत नॉर्मल बात है, इट्स ए नॉर्मल बात। आपकी एज में इन्फेचुएशन होना बहुत नॉर्मल बात है। दिस इज समबडी इज रिटर्न, उसने कम से कम अपनी बात को लिख दिया, बहुत से लोगों ने लिखा नहीं, मैं जानबूझ कर लेकर आया वाला भी। तो डू यू रियली वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? आर यू मेंटली प्रिपेयर फॉर वर्किंग द वे आई एम एडवाइजिंग यू फॉर नेक्स्ट 2 hours? आप काम करने के लिए तैयार हैं? सो डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट? आप भूलेंगे नहीं ना इसको? सो ओके, लेट्स गो अहेड। सो नाउ डिसाइड की प्रॉब्लम क्या है। तो आपने सबने हाथ खड़ा किया था कि सबकी बैंड बजी हुई है। तो ये जो आपकी बैंड बजी हुई है ना, अब इस बैंड को थोड़ा सुर में लेके आते हैं। और तो सुर में लाने के लिए जो हमारा आज का सेशन है, वर्कशॉप, कि अब नहीं रुकेगा 11th की सिलेक्शन, ये प्रेजेंट करने आ रहे हैं वन एंड ओनली मिस्टर प्रमोद माहेश्वरी, PM सर। गुड इवनिंग, व्हाट एन एनर्जी। थोड़ा आगे आके बैठ जाना, खाली जगह मत छोड़ना। थोड़ा क्या, आई कॉन्टेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डिलीवरिंग दिस सेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कनेक्ट नहीं बन पाता फिर, फिर ऐसा लगता है कि ब्लैंक भाषण दे रहे हैं। तो कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड 2 hours विद मी टुडे। तो 2 घंटे अगर आप लगाएंगे तो यू शुड टेक समथिंग फ्रॉम हियर। खाली हाथ नहीं जाने का यहाँ से। अगर आप यहाँ पर आके 2 घंटे लगा रहे हैं तो इट शुड बी इन्वेस्टमेंट, इट शुड नॉट बी a wastage. So I would put my best efforts to give you guidance like how to take care of your class 12th while taking care of your class 11th. जैसे कि अभी दीपेंद्र आपसे क्वेश्चन पूछ ही रहे थे कि 11th में किस किस की बैंड बजी हुई है। ये क्वेश्चन ओबीएस है। जब हमने आपको इस सेशन में लिखा था कि अब नहीं रुकेगा 11th की वजह से सिलेक्शन, और अगर आप इस हॉल में हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऑलरेडी 11th के बैंड बच चुके हैं। जब टाइटल ही यही है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आप आएँ, तो उसका रीज़न ही यही है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद योर क्लास 11, समथिंग इज़ रॉन्ग, मे बी वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। और हमने जब आपसे पूछा था कि कौन कौन अटेंड करना चाह रहा है इस सेशन को, तो मेरे हैंडल पर, जो मेरा यूट्यूब का हैंडल है, उस पर हमने एक क्वेश्चन डाला था, फॉर्म भरा था, और आपसे बोला था कि आप भर दीजिए इसमें और आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए। कैरियर पॉइंट के हैंडल पे भी डाला था, उस पर भी बोला था कि आप इसे भर दीजिए और अपनी परेशानी को लिखिए। वो सारे के सारे क्वेश्चंस में पढ़ कर आया हूँ। वो सारे के सारे जो आपने अपनी परेशानियाँ लिखी हैं उसके अंदर, वो सारी मेरी पढ़ी हुई हैं। मतलब एक एक स्टूडेंट्स की मैंने परेशानी पढ़ी है। मैंने आइडेंटिफाई करा कि किसकी क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ मैं लेकर आया जो मैं आपको दिखाऊँगा जैसे जैसे धीरे धीरे सेशन बढ़ेगा। आई विल नॉट नेम द स्टूडेंट्स, आई विल नॉट डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी, बट आई नो हु इज़ फेसिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एंड द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो है बैकलॉग, कि बहुत बैकलॉग क्रिएट हो गया है, सब कुछ बिगड़ गया है, 11th ख़त्म हो गया है। राइट, आई थिंक फ्यू पीपल्स आर ऑल्सो कमिंग, तो थोड़ा सेटल होना देते हैं, बढ़ाएंगे। आप इस तरफ आप भेज दीजिए इन लोगों को, इस तरफ खाली है। जो हॉल में हमारे वॉलंटियर्स होंगे ना, उनको प्लीज़ बोल दीजिए इस तरफ आ जाए ना। ऑलराइट, तो आप मुझे एक बात बताइए, एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले तो मैं थोड़ा सा अपने हॉल को स्कैन कर लेता हूँ प्रॉपरली कि कौन कौन किस किस तरह के लोग हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर JEE? ऑलराइट, 50-50 हो गया। हाउ मेनी फॉर नीट? इट्स ऑलमोस्ट 50-50। सो मोर और लेस 50-50 सही है कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स। आई विल टेक केयर ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। दोनों तरह का मैं जो इशू है उसको एड्रेस कर लूँगा कि किसका किस तरह का परेशानी है और किस तरह का है। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं ख़राब करेंगे।
एक बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह के लोगों की परेशानी है। और ये परेशानी मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता पड़ जाना चाहिए कि यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट सेलिंग ऑल अलोन इन द बोर्ड, एवरीबडी सेलिंग इन द सेम बोर्ड। सब लोगों की वही हालत है जो आपकी हालत है। आपको, और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये प्रॉब्लम जो लिखी है ये एक से ज़्यादा लोगों ने लिखी है ऑफ सिमिलर नेचर। मैंने किसी एक का आंसर उठा के कि ये मेरा डाउट है या मेरी प्रॉब्लम है उसको लिख दिया है, बट उस तरह के बहुत सारे सेट हैं। तो मतलब वो किसी एक का हो सकता है आंसर हो, बट उस तरह का बहुत सारा, और आप रिलेट कर पाएंगे कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है। तो लगे दुनिया के दुख देखते हैं कि इस दुनिया में दुख क्या है, इस पूरी दुनिया के दुख समझ लेते हैं कि इस हॉल में जो लोग बैठे हुए हैं दुख क्या है। दुख तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ना, बिल्कुल। तो पहला दुख है डिस्ट्रैक्शन ऑफ मोबाइल। इतना बड़ा दुख है सर कि क्या बताएं। तो सब एक काम जरूर करिएगा, आज जाकर मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम YouTube के चैनल पर जाते जरूर हैं पर पढ़ते नहीं हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, राइट। क्योंकि जितने भी एडुकेटर्स हैं वो भी एंटरटेन ही कराते हैं आपको। मैंने कसम खा रहा है कि अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे आपको एक भी एंटरटेनिंग वीडियो नहीं दिखेगा, केवल कंसेप्ट ही दिखेंगे। मैंने क्यों बोला अपने चैनल का नाम कि एक बार जाके देखिए चैनल को, आपको समझ में आएगा कि अगर यूट्यूब पर जाना है तो किस तरह का कंटेंट आपको कंज्यूम करना है। आपको समझ में आना चाहिए कि वाई यू आर ऑन द यूट्यूब। यू आर नॉट देयर टू सी एनी अदर काइंड ऑफ वीडियो, यू आर देयर टू स्टडी, टू लर्न समथिंग, दैट्स योर गोल। यू शुड अंडरस्टैंड। हर चीज़ में मैसेज दूंगा मैं आपको। मैं ये नहीं बोल रहा आप यूट्यूब पे मत जाइए, आप जाइए जरूर, परंतु कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हैं इसको देखिए। आप देख क्या रहे हैं ये देखिए। वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं। मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट करा है लोगों को बताने के लिए। मेरे स्टूडियो में जो लोग हैं उन्होंने बोला सर ये तो फेल हो जाएगा। मैंने कहा होने दो, लेट्स डू वन थिंग। शॉर्ट्स में मैं क्वेश्चन लेकर आया कि मैं एक कंसेप्ट लेकर आया कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। शॉर्ट में क्वेश्चन देता हूँ जो मॉर्निंग में रिलीज़ करता हूँ और शाम को उसका सॉल्यूशन देता हूँ। एंड आई वांट टू एजुकेट यू गाइस कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन द यूट्यूब देन यू शुड लर्न समथिंग। इट शुड बी एन इन्वेस्टमेंट, इट शुड नॉट बी वेस्टेज ऑफ टाइम। बट ये एक बहुत बड़ा दुख है। मोबाइल का दुख यूट्यूब से, मोबाइल का दुख इंस्टा से, ठीक है, और भी तरह तरह के दुख हैं मोबाइल के। तो मोबाइल को हम बात करेंगे आगे कि कैसे इसको हैंडल करेंगे। बट दूसरा चलते हैं, बैकलॉग प्रॉब्लम, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। कितने लोगों की बैकलॉग प्रॉब्लम है? चलो उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोगों की नहीं है? 1 2 3 4 5 6, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लेस देन, पूरे हॉल को अगर देखें तो लेस देन 2% और 1% दोज हू डोंट हैव एनी बैकलॉग प्रॉब्लम्स। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ना सबकी है। यू आर नॉट ऑल अलोन। जो टॉप करने वाला स्टूडेंट है ना, आप मान के चलिए उसकी भी है, बट वो अपने बैकलॉग को पूरा करता रहता है टाइम से। बैकलॉग सबका क्रिएट होता है, आप यूनिक नहीं हैं। आपके साथ जो हो रहा है वो कोई यूनिक नहीं हो रहा है। बैकलॉग सबका क्रिएट होता है, पर बैकलॉग का प्रेशर आप अपने ऊपर किस तरह से लेते हैं, दैट डिसाइड कि आप आगे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। वो डिसाइड करता है कि आप उसको कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लाइक व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू बिल्ड योर सेल्फ। आप अपने ऊपर किस तरह का, मतलब किस तरह से सोचते हैं, आप बैकलॉग को किस तरह से लेते हैं, चैलेंज को किस तरह से फेस करते हैं, वो डिसाइड करता है कि वो जो बैकलॉग है वो पाइलअप होगा या ख़त्म होगा। बैकलॉग किसका क्रिएट नहीं होता, सबका होता है, हर एक का होता है, राइट। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट्स अनदर प्रॉब्लम। किसे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू सिट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बैठ नहीं पाते हैं, पढ़ने बैठते हैं कुछ और थॉट्स आते हैं, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, मतलब जो करना चाहते हैं हम कर ही नहीं पाते हैं। तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम, दैट्स अगेन मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। वन मोर प्रॉब्लम, बैकलॉग तो है ही, वो तो दोबारा लिख दिया मैंने। लॉट ऑफ बैकलॉग इज देयर, फीलिंग आइसोलेटेड, ये मैंने जानबूझ के लिया, जिसने भी लिखा फीलिंग आइसोलेटेड एंड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन एज मार्क्स आर डिटेरियोरेटिंग स्लोली। बैकलॉग क्रिएट हो गया है, बिल्कुल अलग थलग सा पड़ गया हूँ, ऐसा लगता है कि सब प्रेस से बाहर हो गया हूँ, नंबर कम मेरे होने लग गए, बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि आई एम आउट ऑफ द रेस। और स्पेसिफिक इन फिजिक्स ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलरिटी इन कंप्लीटिंग होमवर्क, कि टाइम से होमवर्क नहीं करा तो मैं, ऐसा लग रहा है कि आइसोलेट सा होने लग गया और ये सबको फियर सा होने लग गया है, घबराहट सी होने लग गई कि ऐसा लग रहा है बाहर हो गए रेस से। मतलब ऐसा फील आने लग गया कि यार
अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ द रेस, वी इट्स नॉट पॉसिबल। एंड दैट स्टार्टेड बिल्डिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर, एक अलग ही तरह का प्रेशर बिल्ड होने लगा। और मैं स्पेसिफिकली लेकर आया हूँ इसको कि कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, घबराहट हो रही है, बैकलॉग होने के जो कंसिक्वेंसेज हैं वो आने लग गए हैं, और वो कंसिक्वेंसेज परफॉर्मेंस पे जाने लग गए, और परफॉर्मेंस से सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म सा होने लग गया है। ये लगने लगा कि यार कुछ हो ही नहीं पाएगा, अब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अब तो हो ही नहीं सकता, अब करें कैसे, कहाँ से शुरू करें, शुरुआत हो तो कहाँ से शुरू हो। आई ऑलरेडी वेस्टेड माई टाइम, मेरा पूरा मैंने साल ख़राब कर दिया, 6 महीने निकाल दिए, अलग अलग तरह की परेशानी है। किसी ने लिखा 3 महीने तक कुछ करा नहीं, फालतू घूमता रहा, कुछ करा ही नहीं, कोई बीमार हो गया शुरू के 3 महीने तक, किसी को समझ में ही नहीं आया कि मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या करना था। जब तक मैं रियलाइज़ करता तब तक इट वॉज टू मच टू वर्क, बहुत कुछ करने को आ गया। यहाँ पर ये आई थिंक ये एंग्जाइटी प्रॉब्लम, थोड़ा क्लियरिटी नहीं, एंग्जाइटी प्रॉब्लम, एंग्जाइटी शुरू हो गई है, डिप्रेशन आने लग गया, हर चीज़ को देखते घबराहट सी हो जाती है। दैट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंग्जाइटी शुरू होने लग गई है, मतलब जैसे कुछ करते हैं घबराहट सी होने लग जाती है। टेबल पे बैठते हैं, जैसे विचार आने लगते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, फियर ऑफ फेलियर बिल्डअप होने लग गया है, क्या मेरा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मतलब एकदम बेचैन से हो जाते हैं, समझ में नहीं आता और उससे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और टेबल से उठ जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई को। तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। प्रेशर ऑफ टाइम एंड सिलेबस सिमिलर टू बैकलॉग, सो अगेन बहुत प्रेशर है टाइम का, टाइम ही नहीं मिलता, सिलेबस बढ़ता जा रहा है, काम हो नहीं रहा है, मैनेजमेंट होता नहीं है टाइम का, सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम। मैनी चैलेंजेस, ये मैंने जानबूझ के लिखा है, आई विल टच अपॉन दिस पॉइंट, मैनी चैलेंजेस। ये मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस हाउ दे एक्चुअली डिस्टर्ब ये ट्रैक में, मैं इसको समझा ही देता हूँ आपको। जिसने भी आंसर दिया मैनी चैलेंज, इस तरह के बहुत से लोग हैं, यू आर नॉट एबल टू डिफाइन योर प्रॉब्लम, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी क्या है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाते। आपको यही नहीं पता होता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन किस चीज़ का निकालोगे, प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन निकालोगे ना। प्रॉब्लम है परंतु डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये जिस भी स्टूडेंट ने लिखा था मैं इसको स्पेसिफिकली निकाल के लाया वहाँ से कि यार ये क्या सॉल्यूशन है मैनी चैलेंजेस, उसने बोला सब खत्म सर, मैनी चैलेंजेस डिफाइन करो ना, मैनी तो राइट मैनी चैलेंजेस, एक लिखो, 10 से 10 लिखो, 100 से 100 लिखो तो सही। आई विल टच अप ऑन दिस पॉइंट, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से हम शुरुआत करेंगे अभी आगे जब अपना आगे सेशन बढ़ेगा। तो मैनी चैलेंजेस, मार्क्स नहीं आ रहे, पढ़ते बहुत हैं, नंबर ही नहीं आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। ये आई विल एक्सप्लेन यू किसको कैसे हैंडल करते हैं। आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड सो नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली, डिस्ट्रैक्ट होकर कोटा आते ही ध्यान नहीं दिया, सिटी मॉल में घूमने लग गए, मूवी शूवी देखने लग गए, ऐसे दोस्तों के साथ पढ़ गए जो पढ़ते लिखते नहीं थे, या पढ़ते लिखते थे तो टाइम पास करते रहे, घूमते फिरते रहे, तो इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। स्ट्रेस ड्यू टू बैकलॉग्स, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाइटी, सब कुछ आ गया, मतलब सब कुछ, मतलब सब हिलडुल सा गया, पूरा बिखर गया है। मैनी ये को लिखा किसी ने, 11 वेस्ट, पूरा 11 खराब हो गया हमारा, तो कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। टेल मी कैन आई डू IIT और NIT और गवर्नमेंट जॉब, कुछ लोग तो इस स्थिति में पहुंच गए, उन्होंने बोला यार छोड़ो यार बहुत झंझट है, तुम तो ये बताओ मैं करूँ क्या, आई एम नॉट सर्टेन मैं IIT कर पाऊंगा, NIT कर पाऊंगा या गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ, मतलब ये बताओ करूँ क्या मैं। सी अंडरस्टैंड दिस, नॉट अ जॉब, बट आप सोचिए स्टेट ऑफ माइंड को। हाँ, चाय वाला तो भैया प्रधानमंत्री बन जाता है, तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, दैट्स ए बिग गोल, चाय वाला बनना तो इट्स ए बिग गोल, बट हम तो छोटे मोटे वाले बन जाए वहाँ पर तब देखेंगे, चाय वाला तो बहुत बड़ी चीज़ है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट, मतलब इट्स नॉट ए जॉब, ये स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मतलब हताश से होने लगे कि यार आप तो बताओ मेरा रास्ता क्या है मेरी लाइफ में यार, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम ग्रुप में हंसते हैं परंतु अकेले रोते हैं, आप जानते हो ये हम ग्रुप है ना, इस ग्रुप में हम हंस गए इस बात को लेकर, पर जब हम अकेले बैठे होते हैं तो इसी बात को लेकर हम रोते हैं, क्योंकि ये दर्द सबका है। हम पब्लिक में एक्सपोज नहीं करते अपने आप को, हम पब्लिक फेस में उसको मजाक में निकाल देते हैं, बिकॉज हमें शर्म आती है बोलने में कि यार मेरे बैंड बजे हुए हैं। वी आर हैप्पी टू सी पीपल इन ट्रबल, उतना दर्द जिसका उसके दिल में उतना दर्द हमारे भी है, परंतु हम उसको बोल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे कि यार मेरी स्थिति हो चुकी है, आई एम आउट ऑफ द रेस, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम मजाक बना देते हैं अपनी भी लोगों की भी, बात को हवा में निकाल देते हैं। यू हैव टू बी सीरियस,
आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें तो आपको समझना पड़ेगा कि आगे बढ़ने के रास्ते क्या हैं। चॉइस इज़ योर्स। एक बहुत अच्छी बुक है, चेंज योर क्वेश्चन चेंज योर लाइफ। देयर इज अ बुक कॉल्ड चेंज योर क्वेश्चन चेंज योर लाइफ। यू हैव टू चेंज योर क्वेश्चंस। अपने आप से, पब्लिक से जो भी क्वेश्चन आप करते हैं, आपको क्वेश्चन बदलना पड़ता है, क्वेश्चन का तरीका बदलना पड़ता है। यू हैव टू सीक सॉल्यूशंस, यू हैव टू एडमिट दीज आर माई चैलेंजेस। आपको बताना पड़ता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस इज़ नॉट ए सेमिनार, इट्स अ वर्कशॉप। प्लीज़ अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस इन सेमिनार एंड वर्कशॉप। हम लिखते हैं यहाँ पे सेमिनार है कोटा में, बट मैं सेमिनार करना पसंद नहीं करता। सेमिनार भाषण होता है, मैं वर्कशॉप करता हूँ। तो जितनी देर आप यहाँ बैठेंगे ना, आई विल कोच यू। इट्स अ काइंड ऑफ अ कोचिंग कि हाउ टू थिंक, हाउ टू वर्क, how to anticipate the challenges and address those challenges, and that will be my endeavor for next 2 hours. I will try to coach you. आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि काम कैसे करा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे आउटपुट लाया जाता है। इट इज़ नॉट ए सेमिनार। तो मैं अपनी टीम से भी बोलता हूँ कि इसको वर्कशॉप लिखो, तो वो बोलते हैं सर वर्कशॉप को समझता नहीं है, बट इट्स अ वर्कशॉप। तो आप पार्टिसिपेट करिए मेरे साथ, अपनी बातों को बोलिए और शर्माइए मत। सबकी इतनी हालत ख़राब है जितनी आपकी है। तो अगर आप अभी हम बात करेंगे, क्वेश्चंस पर हम आएंगे तो हम बात करेंगे। फीमेल अट्रैक्शन बहुत नॉर्मल बात है, इट्स अ नॉर्मल बात। आपकी एज में इन्फेचुएशन होना बहुत नॉर्मल बात है। ये दिस इज समबडी इज रिटर्न। उसने कम से कम अपनी बात को लिख दिया। बहुत से लोगों ने लिखा नहीं, मैं जानबूझ कर लेकर आया वाला भी कि ठीक है, इन्फेचुएशन होना एक नॉर्मल बात है। आपकी एज ग्रोइंग एज है, ये होगा आपके साथ। बट यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन योर गोल्स। आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। दुनिया में प्रायोरिटीज बदलती हैं। इस मोमेंट पर आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आप बड़े होंगे, आपकी शादी भी होंगी, बच्चे भी होंगे, और आप और बड़े होंगे, दादा भी बनेंगे, पर दो प्रायोरिटीज हैं लाइफ की। दैट यू बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, सो नथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद यू। ऐसा नहीं कि इफ यू हैव सम इन्फेचुएशन समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद यू, बट यू हैव टू एक्चुअली डिसाइड वेयर टू फोकस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। इसको बीमारी मत मानिए, ये नेचुरल है, परंतु आपको डिसाइड ये करना है कि फोकस कहाँ करना है, मेरा फोकस होना कहाँ पर चाहिए। यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज। आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, और सेट होती हैं। ऐसा नहीं है, लोग करते हैं सेट अपनी प्रायोरिटीज को। सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स। Not able to solve questions of physics, maths and chemistry, and also my concept in physics not clear as well. Physics, chemistry और maths तीनों के सब क्वेश्चन नहीं होते हैं, यानी कुछ नहीं होता है। और आप बायोलॉजी भी लिख दीजिए, बोल रहे थे बायोलॉजी भी लिख दीजिए हमारी तरफ से, तो आपको वो भी लिख लेते हैं। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम सबकी है। आप इतने सारे हॉल में लोग बैठे हुए हैं, आप सबकी सेम प्रॉब्लम है, और आपको सबको इनका सोल्यूशन चाहिए, इसीलिए आप आज मेरे साथ यहाँ पर हैं। आप उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यहाँ पर आए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, एंड वी विल वर्क ऑन दिस सॉल्यूशंस। तो मेरा क्वेश्चन है, डू यू विश टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? ये सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं आप? सो डू यू रियली वांट्स टू? हाँ जी, सॉरी, बिल्कुल आना चाहते हैं। तो डू यू रियली वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? आर यू मेंटली प्रिपेयर फॉर वर्किंग द वे आई एम एडवाइजिंग यू फॉर नेक्स्ट 2 hours? आप काम करने के लिए तैयार हैं? So do you have that kind of commitment? आप भूलेंगे नहीं ना इसको? So okay, let's go ahead. So now decide कि प्रॉब्लम क्या है। तो हम इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कम आउट ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। द बेस्ट थिंग कि ये फेलियर का जो फियर है ना, इसके बाहर आइए सबसे पहले। वॉट एवर हैज हैपेंड विद यू इन पास्ट इज पास्ट। यू कैन नॉट रिवाइंड द क्लॉक। घड़ी को उल्टा नहीं घुमा सकते आप। जो गया वो गया, वेदर इट वॉज इन्वेस्टेड और वेस्टेड, इट इज ओवर नाउ। ऑलराइट। तो सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर को बाहर निकाली दिमाग से कि यार हम फेल हो जाएंगे, इस बात की चिंता को छोड़ दीजिए आज ही। सबसे पहला काम है फियर ऑफ फेलियर आपको हटाना पड़ेगा। फियर ऑफ फेलियर क्या होता है? फेलियर होता है कि इट्स ए वर्ड कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। फेल आप तब तक नहीं है जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। जब तक जेई और नीट का फाइनल रिजल्ट नहीं आ गया है तब तक आप फेल नहीं हुए। मिरेकल डू हैपन्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? चमत्कार होते हैं। बाद ही बाद में हो सकता है कि आप जाएं उस दिन सारे तुक्के मार कर आपके सारे करेक्ट हो जाएं। पॉसिबल है, पॉसिबल है।
तो रिजल्ट के पहले रिजल्ट नहीं निकालना है, रिजल्ट के पहले रिजल्ट नहीं निकालना है, दैट्स अ रूल. सो डोंट फेल योरसेल्फ बिफोर द फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन. अपने आप को फेल मत करिए विद जस्ट कंपेयरिंग विद योर फ्रेंड्स कि यार इसके नंबर ज्यादा आ गए तो आई एम फेल. ऐसा नहीं. आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से, अपने इंस्टीट्यूट में जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे जो रैंक आ रही है उस रैंक के बेसिस पर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. आप ये जरूर बोल सकते हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, परंतु आप ये तो नहीं बोल सकते कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. ये गलत है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आप सब क्लास 11th में 2024 में आपको एग्जाम देना है. यू स्टिल हैव 1.5 गुड ईयर्स. इतने दिन आपके पास, फिर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको एस्केप रूट निकालना है. आप अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं. देयर इज अ थ्योरी इन साइकोलॉजी. आदमी अपने आप को विक्टिमाइज कर लेता है, अपने आप को विक्टिम मान लेता है परिस्थितियों का कि यार परिस्थितियां ना सारी मेरे अगेंस्ट हैं. ये साइंस है. जो वॉट एवर आई एम टॉकिंग, आई विल नॉट टॉक एनी बुलशिट. मतलब मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करूंगा आपसे. आई ऑलवेज टॉक वेरी लॉजिकल, रिलेवेंट एंड आउटपुट ओरिएंटेड. मैं न तो कोई इमोशन की बात करता हूं जैसे बाकी लोग करते हैं, ठीक है, मैं नहीं करता वैसी बात. न मैं फालतू की कोई दूसरी तरह की बात करता हूं. मैं हमेशा लॉजिकल बात करता हूं और साइंटिफिक बात करता हूं. मैं वही बात बोलता हूं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्योंकि वही लोग जिंदगी में सक्सेसफुल हैं जिन्होंने समझ लिया है कि जिंदगी का मतलब क्या है और सक्सेस का मतलब क्या है और उसको पाया कैसे जाता है. और आई स्पेंड मोर देन 30 ईयर्स डीलिंग विद यंग किड्स लाइक यू. 30 साल हो गए मुझे करते हुए काम. ये मेरी पूरी जिंदगी निकाल दी है मैंने. सो डोंट वरी. आप फुल कॉन्फिडेंस से, न तो मैं इमोशनली कोई बात करूंगा आपसे, न मैं इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन की बात करता हूं, न मैं इधर उधर आपको सेंटिमेंटल बात करूंगा. मैं आपसे सिंपल पते की बात करूंगा, लॉजिक की बात करूंगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये फैक्ट है कि लोग अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं. लोग मान लेते हैं कि यार मैं विक्टिम हूं परिस्थितियों का. ये जो सारी परिस्थितियां सब मेरे अगेंस्ट हैं. अगर ये होता नहीं होता तो मैं ये करता, ये नहीं होता तो मेरे साथ ये होता, मेरे मकान मालिक के बच्चे ज़्यादा शोर मचाते हैं, मैं ये नहीं कर पाया. हम आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारी बातें ढूंढकर अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं. और उस विक्टिमाइज होने की बाद हम फिर क्या करते हैं, हम काम करना कम कर देते हैं. क्योंकि हम तो दुखी लोग हैं, हम तो सताए हुए प्राणी हैं दुनिया में. हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें तो सताया गया है, दुनिया ने सताया हमें. तो आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हम ऐसा एनवायरनमेंट बना लेते हैं कि दुनिया सता रही है मुझे ये पढ़ने नहीं देता, मुझे ये सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पापा ने ये बोल दिया, मम्मी ने ये बोल दिया, दोस्त ने ये बोल दिया, ये सब लोग मुझे पढ़ने नहीं देते, सब मेरे दुश्मन हैं. अगर ये सब नहीं होते तो मेरी तो फर्स्ट रैंक आ रही होती. क्योंकि ये सब लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं तो मैं पढ़ूँ कैसे? तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ. और जब मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मेरे रिजल्ट भी नहीं आते हैं. और रिजल्ट नहीं आते हैं तो मेरा ये हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाता है कि देखो मैं दुनिया का सताया हुआ हूँ और उस साइकिल में मैं फंस जाता हूँ. तो उससे बाहर निकलिए, उससे इमीडिएटली बाहर निकलिए. आप कोई सताया बताया नहीं हो, आप मस्त हो, बिल्कुल चिल हो. आप सबसे पहले अपना डर निकालिए. सो फियर इज जस्ट, ये जो वर्ड है ना, फियर ऑफ फेलियर, इट मियरली अ वर्ड. ये सिंपल एक वर्ड है, ठीक है. और रिजल्ट के पहले रिजल्ट नहीं निकालना है. एक बड़ा अच्छा इसमें एक एक्सपेरिमेंट है. इट एग्जिट ओनली इनसाइड यू. ये जो डर है ना आपके अंदर है, बाहर कहीं भी नहीं है. ये जो फेलियर का डर है ना, ये आपके यहाँ बैठा हुआ अंदर. आपको डर लगता है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू, आप खुद से सोचो एक बार. अगर आप शांत सोचोगे तो आप बोलोगे हाँ मन में ये मैं डायलॉग करता हूँ अपने आप से. इसको बंद करिए, ठीक है. ये मानसिकता एक ऐसी है कि आदमी की हैबिट पड़ जाती है और बहुत सॉलिड हैबिट पड़ जाती है. एक बहुत छोटा सा एक वो जोक टाइप का एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें मैं बहुत बार फेल हो जाता हूँ, बट फिर भी मैं करता हूँ आप लोगों के साथ. कि एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, कि छोटे से बच्चे ने आके मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताओ, एक आदमी गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो पानी कैसे मांगेगा? यूँ करके मांगेगा, बिल्कुल है ऐसे मांगेगा ना, पानी करके यूँ करके मांगेगा. तो हाथों को पता कि एक अंधा है, वो कैसे मांगेगा? कैंची कैसे मांगेगा? तो बोला यूँ मांगेगा. अरे बोल के मांगेगा यार, मुझसे निकलता यूँ मांगेगा, क्योंकि माइंड सेट में फिक्स हो जाता है. बहुत से लोगों को लगा कैंची नहीं मांगेगा. तो मेरे साथ हुआ, उसने
मेरे मेरे ब्रदर इन लोग का लड़का है छोटा था, वो बोला है फूफा जी एक बात बताओ, आप पानी कैसे मांगोगे? मैंने कहा ऐसे कि अगर अंधा आदमी है तो कैची कैसे मांगेगा? पहले उसने माहौल बना लिया 5-10 मिनट तक, पूछता रहा तो मैं बिल्कुल ट्रेप हो गया ना अच्छी तरह से उसकी बातों में। तब उन्होंने बोला अच्छा बताओ अंधा आदमी कैची कैसे मांगेगा? उसने इशारा भी कर दिया कैसे मांगेगा, इंडिकेट कर दिया मुझे। तो मैं बोला ऐसे मांगेगा? बोला नहीं वो तो मुँह से मांगेगा। वो ऐसे क्यों करेगा? एक्चुअली क्या होता है, ये माइंड सेट है हमारा माइंड सेट फिक्स हो जाता है। कोई भी चीज़ को सोचते 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 हर हम एक तरह से ट्यून हो जाते हैं, और जब हम ट्यून हो जाते हैं तो हम वैसे ही सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि परिस्थितियाँ बदल जाती है और हम अपने आप को उतना तेज़ी से स्विच नहीं कर पाते उस परिस्थिति में। और ये फेलियर भी बिल्कुल वैसे का वैसे कहानी है। एक बार आप फेलियर के माइंड सेट में चले जाते हैं तो उससे स्विच करके बाहर आने में आपको दिक्कत आती है। तो इट एग्जिस्ट इनसाइड यू ओनली, इट इज स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको लगता है कि आप जीतेंगे तो आप जीतेंगे, आपको लगता है आप हारेंगे तो आप हारेंगे। इट्स ए प्योर स्टेट ऑफ माइंड। मतलब है ना, माइंड गेम है एग्जाम में। मैं आपको बताऊंगा इसकी मैथमेटिक्स की अगली स्लाइड में। आई विल शेयर यू द मैथमेटिक्स ऑफ सिलेक्शन, यू विल बी सरप्राइज एंड आई विल रिकॉल दिस पॉइंट अगेन। सिलेक्शन इज कंप्लीटली इज अ माइंड गेम, दैट इज नॉट अ नॉलेज गेम। नीट और जेई का सिलेक्शन नॉलेज का गेम है ही नहीं, इट इज़ अ माइंड गेम। और आप बोलोगे माइंड गेम कैसे? माइंड का मतलब वो कल वाला लगाने वाला नहीं है। आपका दिमाग जो है अगर ये मानता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका हो सकता है, और अगर आपका दिमाग ये मानता है कि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो स्टार्ट थिंकिंग द वे यू वांट टू विन। सो विनर थॉट में चले जाइए, विनर गेम में चले जाइए। नेक्स्ट इज what you didn't understand in class 11 cannot stop you to become successful in class 12। जो आप 11th क्लास में सीख नहीं पाए हो या जो छूट गया है ना, वो आपको क्लास 12th में सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। दैट्स माई प्रॉमिस। आपका 11th क्लास पूरा का पूरा शून्य भी हो रहा तो भी आप 12th में सेलेक्ट हो सकते हो। जिसने लिखा था ना कहीं पे कि 11 वेस्ट, तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आपका क्लास 11 पूरा का पूरा खत्म हो चुका है तो भी। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल थोड़ा ही है। तो चलो अपन कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, सारी कैलकुलेशन सब समझ में आ जाएगा। तो चलो अपन मैथमेटिक्स ऑफ देखते हैं, साइंस ऑफ सिलेक्शन, जेई सिलेक्शन। जेई के सिलेक्शन की साइंस समझते हैं कि जेई में सिलेक्शन कैसे होता है। जेई में अगर सिलेक्शन देखें तो क्लास 11 का जो वेटेज है जेई में वो 50% करीब है। 50% पेपर 12th का आएगा और 50% पेपर 11th का आएगा। करेक्ट, मोटा मोटा कभी 48 52 हो सकता है, 52 48 हो सकता है, बट इट रिमेन अराउंड 50-50। सो लेट्स से 50% इज द क्लास 11 सिलेबस। आपको जेई मेन देकर जेई एडवांस के लिए अगर क्वालिफाई होना है तो कितने % नंबर की जरूरत पड़ती है? ये लिखा हुआ परसेंटेज क्राइटेरिया टू क्वालिफाई टू अपीयर जेई एडवांस 30%। You required only 30% marks in JEE Main to become eligible for JEE Advance। JEE Advance का पेपर देने के लिए सिर्फ 30% नंबर लाने होते हैं। यानी अगर ये 50 का 50 जीरो मान लिया जाए और 12th का 50% करा जाए और वो पूरा करेक्ट कर लिया जाए तो 50% आएंगे। हाँ कि हम 11th करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे 11th खत्म कर देंगे, परंतु फिर भी 50% आ रहे हैं। अगर उस 12th वाले पोर्शन में जो 50% पोर्शन आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उसमें अगर 80% मार्क्स ले आए तो 40% आते हैं आउट ऑफ टोटल। मैथमेटिक्स लगाइए, 50 का हो गया जीरो, बचे हुए 50, 50 का 80% 40, तो 40% बनता है। 70% करेक्ट कर दे 12th के पोर्शन को तो 35 बनता है। 60% करेगा 12th के पोर्शन को तो 30% बनता है। इवन 12th का भी 40% सिलेबस को आग लगा दो तो भी आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। दैट्स जस्ट साइंस, बट वी आर वरीड मोर अबाउट व्हाट वी हैव नॉट डन। चिंता हमें उस बात की ज्यादा है जो हमसे नहीं हुआ है, जो हमारे हाथ में उसकी चिंता कम है। याद है बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? हाँ, केला तो खा के भाग जाएगा भैया, है? तुम्हारे गांव में होता होगा, केला पकड़ के थोड़े बलशाली लोग होते हैं पकड़ लेते होंगे। हमारे यहाँ पर है ना, यहाँ पे बंदर को जो पकड़ा जाता है तो उसको क्या करते हैं, मटकी जो होती है या कोई भारी सा बर्तन होता है जिसका मुंह छोटा होता है उसमें चने भर दिए जाते हैं। बंदर का प्रॉब्लम क्या होता है कि बंदर उसमें हाथ डालता है चने निकालने के लिए और मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी भरने के बाद उसका हाथ बाहर नहीं निकलता, उससे वो छोड़ेगा नहीं तब तक हाथ बाहर निकलेगा नहीं।
और वो छोड़ता नहीं है, तो फंस जाता है और उसको ट्रैप कर ले जाता है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू। जब आप जेई की बात कर रहे होते हैं, आपके साथ भी यही हो रहा है। 11th का क्या होगा? 11th के बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा तो सब बर्बाद, सब खत्म, कुछ हो ही नहीं सकता। वी आर इन दैट माइंड सेट, वी आर नॉट इवन एनालाइजिंग द सिचुएशन कि यार बहुत रास्ता क्या है, हमने तो डिसाइड कर लिया रास्ते सारे बंद हैं। ऐसे नहीं होता। तो दैट्स द साइंस। तो इवन दिस वे यू कैन गेट इनटू जे एडवांस। और अगर सो इवन ऑफ क्लास 12 गुड प्रिपरेशन यू कैन इजीली क्वालिफाई। और सिलेक्शन परसेंटेज टू गेट इनटू आईटी इज अराउंड 30-40%। 40% में फिर आप आईटी में भी चले जाते हो। क्वालिफिकेशन में कम है, बट आईटी एडवांस में आपको 40% चाहिए होता है। ऑलराइट, तो दैट द साइंस एंड गेटिंग 40% मार्क्स इज नॉट डिफिकल्ट। किसी भी स्टूडेंट का किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन इस वजह से नहीं रुकता कि उसको कुछ पोर्शन नहीं आता था, इस वजह से रुकता है कि जो उसको आता था वो उसको कर नहीं पाया। ऑलराइट, आपने किसी ने लिखा था कि मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम पेपर को उठाइएगा, जो भी आप जहाँ भी पढ़ते हैं उसके टेस्ट पेपर को उठाइएगा। टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लिखिएगा एक पेपर पे। उसके आगे के कॉलम में लिखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आप पे करेक्ट हुए, कौन कौन से रॉन्ग हुए, और जो रॉन्ग हुए उसके आगे लिखिएगा कि ये सिली मिस्टेक से हुआ या कंसेप्चुअल मिस्टेक से हुआ, और जितने जितने सिली मिस्टेक से उनका टोटल करके देखिएगा, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। मतलब दिल है ना यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, सिली मिस्टेक से इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स आ रहे हैं आपके। आप करके देख लो, मेरी गारंटी है। अगर आप सिली मिस्टेक्स भी बंद कर दो ना तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। यू ओनली हैव टू जस्ट कंट्रोल द सिली मिस्टेक्स। सिर्फ सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना है। पर हमारी कोशिश क्या है, इस बार टेस्ट पेपर में जाएंगे, 100 नंबर का पेपर है, 100 के 100 पूरे करके आएंगे। कुछ भी हो जाए, मार नहीं, हमें सेंचुरी 0 पे आउट होकर आ रहा हूँ, हमेशा सेंचुरी के लिए छक्का मारेंगे और पिट जाएंगे। ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हम नहीं करते। ग्रेजुअल इंक्रीमेंट जो होता है ना, दैट्स हैज अ पावरफुल इम्पैक्ट। मेरे को मैथमेटिक्स में हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, बट अगर आप हर दिन अपना 1% का इंप्रूवमेंट करते हैं तो साल भर में शायद 3000% इंप्रूवमेंट होता है। फॉरगेट 37% या कुछ तरह का इंप्रूवमेंट होता है। सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट करना है आपको। कंपाउंडिंग हर दिन 1% का इंप्रूवमेंट करके देखिए आप, इतना मैजिकल इम्पैक्ट होता है, इतना 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 पावरफुल इम्पैक्ट आता है छोटे छोटे इंप्रूवमेंट का। परंतु हम क्या चाहते हैं, जंप चाहते हैं, और जंप हम कर नहीं पाते हैं, हम छोटे इंप्रूवमेंट नहीं करते। तो स्टार्ट इंप्रूविंग योर सेल्फ, स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट लेकर आना शुरू करिए डेली। कैसे लाएंगे वो अभी मैं बताता हूँ। चलो ये तो हो गया, अब नीट की कैलकुलेशन पे आते हैं, थोड़ा नीट के कॉम्प्लेक्स है ना। सो इफ़ यू हैव द 50% पोर्शन ऑफ 11 then your 75% will be ready with class 12। तो अगर मान लीजिए आपका 11th पूरा नहीं बिगड़ा है, परंतु मैं मान के दूँ अगर आपने 11th का जो आपका 100% सिलेबस है, जो कि पूरे सिलेबस का 50% है, उस 50 का भी अगर आप 25% सिलेबस भी बना लेते हैं, जो आप अभी बना सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास कि रिमेनिंग हम 11th क्लास का 25% सिलेबस 50% सिलेबस संभाल लें, जो कि पूरे सिलेबस का 25% है, और 12th पूरा संभाल लें, तो हमारे पास 75% सिलेबस हम कंट्रोल में आज भी ले सकते हैं। 100% न ले पाएँ, परंतु 75% सिलेबस को आज भी कंट्रोल में लिया जा सकता है। स्टिल वी हैव टाइम टू कवर द 75% सिलेबस, एंड विद 75% ऑफ सिलेबस वाट एवर द सक्सेस रेट, वाट एवर द कन्वर्जन रेट यू डिसाइड, कि भाई मुझे 50% लाना है तो 37.5 आ जाएगा, अगर आपको 40 लाना है तो उससे ज़्यादा आ जाएगा, मतलब 50 के बाद इस तरह से आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, तो आपके परसेंटेज बन जाएंगे। तो यू आर स्टिल इन रेंज, आप अभी रेस से आउट नहीं हुए हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और यस? नो तो है ही नहीं इसमें समझने के लिए, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी गणित है भाई, ना का तो स्कोप ही नहीं है इसमें, राइट? आप सोचिए थोड़ा सा इस बात को, थोड़ा इसी तरह की कैलकुलेशन हमारी नीट में भी है। तो वही क्लास 11 का वेटेज करीब 50% है। मार्क्स रिक्वायर्ड थोड़ा अच्छे कॉलेज के लिए 550 के आसपास ही होते हैं। मैंने थोड़ा सा रैंडम सा लिख दिया है, क्योंकि एक्यूरेटी हर साल ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द पेपर, क्वेश्चन पेपर क्वालिटी। 550 करीब आपको चाहिए, जो करीब लगभग 70% करीब होती है, 75% करीब होता है। बट इसका पेपर बहुत ईजी आता है। कहानी वो की वही है, क्लास 12th का अगर आप प्रिपरेशन पूरा करते हैं और 11th का प्रिपरेशन आप अगर 50% कर लें तो यू आर वेल इन रीच, और बाकी रिमेनिंग आप फॉर्मुला लेवल पे करेंगे तो यू कैन स्टिल रीच देयर। बट
relatively preparing even the 100% syllabus from the NEET perspective is still possible. मैं जे एडवांस के perspective से नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज जे एडवांस में कुछ क्वेश्चन आपको डेप्थ ज़्यादा जानी पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास हो सकता है कि 100% कवर करना पॉसिबल ना हो, परंतु नीट के लिए आज भी आप 100% सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो उतना एडवांस नहीं जाता कि आपको मान लो कोई चैप्टर को कंप्लीट करने में जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 दिन लगाने हैं, तो नीट के हिसाब से आपको 4 दिन ही लगाने हैं या 5 दिन ही लगाने हैं, तो इफेक्टिवली आपको 30-40% मतलब टाइम बचता है वहाँ पर, तो यू कैन कंप्लीट द एंटायर नीट सिलेबस, पूरा नीट का सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट योर नीट सिलेबस ऑल्सो, एंड दैट्स हाउ यू शुड स्टार्ट वेन एवर यू आर इन ट्रबल। ये जो मैंने आपको बात बताई ना अभी शुरुआत में, इसको बोलते हैं कि सबसे पहले अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अपने जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनसे रिलेट करना है कि यार मुझे एक्चुअल में करना क्या है, मैं चाहता क्या हूँ अपने आप से, मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसको एक बार डिफाइन तो करूँ। मुझे वाट एवर इज डिफाइंड इज अचीवेबल, वाट एवर इज नॉट डिफाइंड इज नॉट अचीवेबल। If you can define that I want to complete 70% of syllabus of JEE Advanced by let's say October 2023, and if you have decided this and declare it, you will be able to complete it. पर करना है सिलेबस करना है सिलेबस करना है, परंतु आपको ये नहीं पता कब तक करना है, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि तो करना है, कब तक करना हो तो क्लियर ही नहीं है ना। ये साइंस है, दैट्स अ साइंस। Whatever is defined is achievable, whatever is not defined cannot be achieved। जो आपने डिफाइन कर रखा है, लिख लो दिमाग में, भर लेना अच्छी तरीके से कि जो आपने डिफाइन कर रखा है, डिसाइड कर रखा है, वो अचीव हो जाता है। डिफाइन कर रखा है, डिफाइन का मतलब होता है क्या करना है, कब तक करना है और कैसे करना है। अगर आपने ये डिफाइन कर लिया, इफ यू हैव आंसर टू व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, इफ यू हैव आंसर टू दीज 3 थिंग्स, देन यू विल एबल टू डू इट। आपको क्या पता, आप क्या करते हो, डिफाइन क्या करना है, बस आपको ये पता है। कब तक करना है मोटा मोटा लिख लेते हैं, कल तक, परसों तक, आज शाम तक। कैसे करना है पता नहीं, होएगा कैसे। हमारे एक्चुअली कोचिंग सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यू आर नॉट कोच टू हाउ टू टेक कोचिंग। आपको ये नहीं सिखाया किसी ने कि कोचिंग ली कैसे जाती है, पढ़ा कैसे जाता है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, परंतु उसको आउटपुट पे कैसे बदला जाता है किसी ने नहीं बताया। डू यू नो दैट बिल गेट्स ऑल्सो हैव द कोच। बिल गेट का खुद का कोच है रेडालियो कोच इज द बिल गेट कि हाउ टू डू द बिजनेस। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में सबके कोच होते हैं, दे कोच देम हाउ टू डू, हाउ टू टेक डिसीजन, हाउ टू डिफाइन लाइफ, मतलब हर चीज को डिफाइन करने का तरीका सिखाया जाता है उनको। दैट्स व्हाई आई सेड कि कोचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोचिंग इज नॉट अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, कोचिंग इज अबाउट हाउ टू टेक कोचिंग। कोचिंग में पढ़ा कैसे जाता है इसकी कोचिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपने करा क्या यहाँ आकर, जो लिख रहा था कि 3 महीने खराब है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था आपको करना क्या है, आपको डिसाइड ही नहीं था कि आपको जाना किधर है। फिर आप वहां पे जाकर साल खराब हो जाता है, साल के बाद कॉम्प्लेक्स कहानी हो, मतलब इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। देन आई कट शॉर्ट कि सब होच पोच हो जाता है। सो कमिंग बैक टू पॉइंट कि आप कर सकते हैं, परंतु आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हाउ यू आर गोना एड्रेस इट, व्हेन यू आर गोना एड्रेस इट, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो व्हाट एवर यू कैन डिफाइन इज डूएबल और अचीवेबल, एंड व्हाट एवर इज नॉट डिफाइंड इज नॉट डूएबल, एंड व्हाट एवर यू वांट टू अचीव डिक्लेयर इट। डिक्लेयर कर दो कि ये करूँगा, अपने दोस्तों में बोल दो कि ये करूँगा। शर्म आएगी ना, नहीं करोगे तो कर दोगे प्रेशर के मारे। तो डिक्लेयर इट कि मुझे ये करना है। सो लेट डिफाइन द प्रॉब्लम, तो लेट डिफाइन द प्रॉब्लम एंड मेक द विनिंग स्ट्रेटेजी। तो हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। मैं जनरल बात करूंगा, बट आप सबकी प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यू ऑल आर यूनिक इन योर सेल्फ। हर एक आदमी, हर एक स्टूडेंट अपने आप में अलग है, और आप सबकी प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। तो अभी तक जो मैंने आपको बात करी है, एक बार मैं समराइज करता हूँ आपको। प्रॉब्लम्स आर मेनी प्रॉब्लम्स आर कॉमन, but many has no meaning. When you say I have many problem, it is nonsense statement. Define your problem. परेशानी क्या यार, लिखना। वो बोलेगा बहुत है, लिख दे बहुत सारी।
जितनी उतनी लिख दे। सर कितनी लिखूं? जितनी उतनी लिख दे। लिखने में क्या शर्म आ रही है? जब इतनी प्रॉब्लम में जी रहा है तो एक प्रॉब्लम और बढ़ा और लिख सबको कि सर इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ कैसे खत्म करूंगा? तो सारी खत्म करने के लिए बोल भी कौन रहा है? तो लिख तो सही एक बार कि कितनी प्रॉब्लम है, फिर इनमें से 20% वो प्रॉब्लम निकालो जो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं और पहले उनको खत्म कर दो पकड़ के। देयर इज ए कोल्ड साइंस कोल्ड 80-20। आप टाइम लगाते हो ना, अपना समय बिताते हो मोबाइल पर, इन पर लिखना, मोबाइल पर जाकर आपके पास गूगल करना, 80-20 रूल साइंस है। मैंने शुरू में बोल दिया कि मैं आपको कोई भी फालतू की बात नहीं करूंगा। 80-20 रूल इज ए साइंस। द 20% प्रॉब्लम्स आर कॉजिंग 80% स्ट्रेस। आपकी जो 20% परेशानियां हैं वो आपके 80% परेशानियों का जो मतलब 20% जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो आपको 80% स्ट्रेस देती है। बाकी कुछ तो ऐसी ही हैं, चिल्लर प्रॉब्लम्स हैं, वो तो यूं ही हट जाएंगी। मतलब उनको तो ख़त्म करने में इट वॉन्ट टेक टाइम। आप समझ रहे हो? लिख लेना इसको, है ना? कागज़ भी दिया हमने। मेरे चेहरे पे मत लिखना प्लीज़। हाँ, मेरे शक्ल पे मतलब हैंडसम हो यार मैं। हाँ, क्या बात है। अरे हरेन जी, आपने एसी नहीं चलाया इसका? अरे गर्मी लगने लग गई यार थोड़ा सा। हाँ, अरे तुम्हें क्या गर्मी लग रही है? गर्मी तो मुझे लगनी चाहिए। हाँ, मैंने बोल दिया। पता नहीं शायद सर्दी का दिन चलाया होगा, बट एनीवे, सो कमिंग बैक टू पॉइंट। सो 80% जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपका स्ट्रेस आता है, वो 20% प्रॉब्लम से आता है। तो आज सब जाकर सबसे पहले सारी प्रॉब्लम्स को एक कागज़ पे लिखेंगे। आज जाकर कोई संडे इवनिंग नहीं मनाएगा। आज संडे इवनिंग में सिर्फ असाइनमेंट है, और आज का असाइनमेंट ये है कि राइट डाउन ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड उन प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करो कि यार ऐसी 20 कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब 100 प्रॉब्लम है तो ऐसी कौन सी 20% प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अगर ख़त्म कर दूं तो मेरी 80% या 80% परेशानियाँ मेरी कम हो जाएंगी। ऐसी कौन सी 20% प्रॉब्लम है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट शुड यू डू एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। लोग मुझसे बोलते टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। तो किसी भी मोमेंट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो करना चाहिए, उससे कम इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए। तो फिर आप दूसरा काम क्यों करते हो? जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही करा करिए ना, फिर करते क्यों नहीं हो? अरे मन नहीं लगता है तो बाबू फिर जेई नीट की तैयारी क्यों करते हो? हाँ, नहीं लगेगा ना आपका। मन नहीं लगता, नहीं, वो कमिटमेंट तो चाहिए। क्या देखना है? फ्यूचर। नहीं, मुझे एक बात बताओ, क्या मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सो मैं राइट पर्सपेक्टिव में आपको जवाब दे पाऊँ। हाँ, मन नहीं करता है, और कौन नहीं मानेगा? मम्मी नहीं मानेगी या मन नहीं माने? क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं, आप थोड़ा क्लियरली बोलो, घबराओ मत यार। नहीं, पर आप तो अपनी प्रॉब्लम जो 20% खत्म कर रहे हो, उससे तो कोई भी परेशानी नहीं, क्योंकि आपकी 80% प्रॉब्लम खत्म होने वाली उससे। आप थोड़ा शांति से सोचिएगा। आपकी वैसे देखो क्या है, मेरा काम है कोच करना आपको, और आई विल गिव यू ओनली द राइट एडवाइस। 100% राइट एडवाइस मैं आपको दूंगा। चॉइस इज योर्स, व्हाट यू रियली वांट टू डू इट। आप करना क्या चाहते हैं। बट मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ना, उसको करके देखिए। आपने वो कर लिया ना जो आप कर सकते थे। आपको आपकी औकात पता है, तभी इस हॉल में बैठे हो। आपने जितना कर लिया, सब आपको हर तरह से आपको कर चुके हो। तो अब जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। सीधी सी बात है ना। मेरा एक डायलॉग है हमारी टीम से, मैं बोलता रहता हूँ, केटीजे करो तो जाने, करके देख लो। इतना सब कुछ कर लिया, जो मैं कह रहा हूँ एक बार वो भी करके देख लो। ट्राई करने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। अगर काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काम करे तो कुछ और करेंगे। तो आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए। 80% प्रॉब्लम्स को मैंने आपको पहले बताया, 80% स्ट्रेस आपको 20% प्रॉब्लम से आता है। उन 20% प्रॉब्लम को ख़त्म करिए, और फिर बाद में एक एक करके सबको ख़त्म करिए। सो डिफाइन योर प्रॉब्लम, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू विल नॉट एबल टू एड्रेस योर दिस क्लास 11 इशूज़। इनको आप एड्रेस नहीं कर सकते। एंड यू शुड हैव वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस कि यार मेरी प्रॉब्लम्स ये हैं। ऑलराइट,
अब आता है आपके पास कि अगर एक बार आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर ली है तो प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए अब आपके पास जो बचा हुआ 1.5 साल है, उस 1.5 साल में आपको क्या करना चाहिए, 1.5 साल में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक हमारा कैरियर पॉइंट का एक कोर्स है, उसकी थोड़ी मार्केटिंग करूँगा, है ना। आपको बताऊँगा हमें कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए पूरी बात, उसको मैं बताऊँगा उस कोर्स में हम क्या क्या कर रहे हैं। वो कोर्स आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर आपका वो होता है तो आप वहाँ करिए और उस तरह से पढ़िए। मैं प्रोग्राम के फीचर बताता जाऊँगा, परंतु उसमें सब में लॉजिक है, हर पॉइंट पे कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो आपको अब क्या करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। ऑलराइट, अब आपके पास वी आर एंड ऑफ द दिसंबर, मोस्ट प्रोबेबली आपके जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होंगे 11th के सिलेबस इज अबाउट टू फिनिश और मे बी फिनिश इन मिड ऑफ द जनवरी और एंड ऑफ द जनवरी, वहाँ पे हो जाएगा। आधा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप भी बचा हुआ आधा तो आपकी तो अच्छी बात है, भी आधा कर लो आप, बचा हुआ वो आपके पास है। और अगर हो रहा है तो वहाँ पर आप यहाँ से शुरुआत करिए। और एक प्रोग्राम है जो हमने शुरू करा है, उसको लेकर चलिए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 11th सिलेबस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल फॉर सलेक्शन। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कंक्लूजन है हमारा कि 11th सिलेबस इंपॉर्टेंट है परंतु क्रिटिकल नहीं है। मैंने अभी घड़ी बताई थी ना आपको कि क्रिटिकल नहीं है। हाउ कैन आई रिवाइज और कवर द एटलीस्ट 50% ऑफ क्लास 11 सिलेबस, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अपना। यार मेरा 75% मुझे पोर्शन करना है, मैं जेई वालों की बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो ज़रा मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बताया था कि इवन इफ़ यू हैव डन 50% पोर्शन, लास्ट लाइन है 50% पोर्शन ऑफ क्लास 11, अगर आप 11 का 50 कर लें यानी 50 का 50 25 कर लें, 12th का 50 कर लें तो 75% प्रॉब्लम सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और 75% और बाकी 25 है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। और 75 जो है दैट इज़ वेल, मतलब अच्छा है आपको एक सेलेक्ट कराने के लिए, मतलब एक लेवल अप करने के लिए आपका अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि इट विल मेक यू द रैंकर बट एटलीस्ट यू विल बी इन द सर्कल ऑफ सिलेक्शन, उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी, आप बाहर नहीं रहेंगे उससे। रैंकर बनने के लिए तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव द एंटायर सिलेबस नॉलेज। और बचाओ 25% कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी एक तरीका है बट वो उसका एक क्वेश्चन के एंगल से तरीका है, तो आई विल टच दैट पॉइंट स्लाइटली लेटर ऑन। सेम इज द केस इन नीट। सो 11 सिलेबस, हाउ कैन आई रिवाइज और कवर द एटलीस्ट 50% ऑफ क्लास 11 सिलेबस, ये आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसका सॉल्यूशन आपको सोचना है, ये मैं खुद लिख कर आया जनरलाइज करके कि ये एक आपका प्रॉब्लम है। और हु कैन क्लोजली सुपरवाइज मी फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर सो दैट आई कैन रिमेन फोकस, ये आपका दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उनमें 2 प्रॉब्लम कॉमन है। पहला, मैं मेरे बच्चे हुए टाइम में 11th का सिलेबस को कवर कैसे करूं, अगर मैं 100% नहीं कर पाता तो 50% मैंने नैरो कर दिया कि 50% कैसे करूं, रिमेनिंग 100% 12th का करूं। और दूसरा जो मेरी आदतें हैं डी फोकस होने की, फोकस बिगाड़ देने की, तो मुझे कौन सुपरवाइज करे, समबडी शुड बी देयर टू सुपरवाइज मी, समबडी शुड बी देयर जो मुझे टोक है कि यार कर क्या रहा है। जो मेरी आदतें पड़ी हुई हैं घूमने फिरने की, डिविएट होने की, उसके लिए आई नीड ए बडी। कोई मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए, कोई एक ऐसा फैकल्टी चाहिए, कोई ऐसा मेंटर चाहिए जो मुझे इस तरह की जब भी गलत काम करूं तो मुझे टोक दे यार कर क्या रहा है। दो उसके 2-3 तरीके हैं। पहले मैं बड़ी वाला कंसेप्ट भी बताया था आपको, यू शुड हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, अ फ्रेंड हु इज़ पार्टनर इन स्टडी, नॉट पार्टनर इन मूवी, नॉट पार्टनर इन गेमिंग, नॉट पार्टनर इन यूट्यूब, नॉट पार्टनर इन I would say Instagram or anything else you do which is not leading you to the success or not leading you to the success selection. But you should have a one partner for study. आप अपना एक पार्टनर ढूंढिए, वो आपका बडी है और एक दूसरे को, आपको राइट है कि आप एक दूसरे को टोक सकते हैं यार कर क्या रहा है। ऑलराइट, क्योंकि जो कर रहा होता है ना उसका तो माइंड है ना थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो तो बह जाता है। तो दूसरा चाहिए होता है रोकने वाला। यू कैन हैव 2 people ग्रुप, यू कैन हैव 3 people ग्रुप, 4 people ग्रुप, 5 people ग्रुप। ज़्यादा बड़ा करोगे तो डिस्टर्बेंस होएगा। सो 2, 3, 4 people ग्रुप इज सफिशिएंट एनफ। अगर आपकी बहुत ही अच्छी दोस्ती है, 7, 8, 10 लोग भी रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट देन मोर पीपल मोर डिस्ट्रैक्शन। 4, 5 people तक एक अच्छा ग्रुप बनाइए आप, बट पार्टनर स्टडी होना चाहिए आपका। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइंड वन पार्टनर, ये भी आपका टास्क है। आप बोलो सर कोई है ही नहीं, तो यार ढूंढो यार, कोई नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। यू शुड फाइंड समवन एंड समवन हु इज जेन्युइन, ईमानदार है आपके प्रति और आप भी उसके प्रति ईमानदार रखिए। एक दूसरे को हेल्प करिए, कॉम्पीट मत करिए, हेल्प ईच अदर टू टेक, मतलब हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाइए एक दूसरे को, क्योंकि आपका आपस में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन के लिए तो पूरी दुनिया भरी है ना यार।
10-10 लाख लोग या 15-15 लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनसे करो ना कंपटीशन, वही बचा के जो आपके साथ है। उसी को प्रूव करना है जिंदगी में, तेरे से आगे मैं निकल गया, उसी को प्रूव करना है। हैंड इन हैंड रखो उसके साथ, होल्ड करो, वो आपको आगे बढ़ाए, आप उसको आगे बढ़ाओ, दोनों चले जाओ, ठीक है। कोई की रैंक ज़्यादा, कोई की रैंक कम आ जाएगी, इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस, ट्रस्ट मी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, बट एटलीस्ट एक दूसरे के सहारे से आगे निकल जाओगे। सो फाइंड अ पार्टनर इन स्टडी, दैट्स वन। एंड सेकेंड, 50% सिलेबस कैसे करते हैं? तो जैसे हम कैरियर पॉइंट पर वी आर लॉन्चिंग ए कोर्स, मैंने आपसे बोला कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ कोर्स की, पर फीचर वही है, उसी तरीके से आपको पढ़ना भी है। चाहे आप कैरियर पॉइंट पे पढ़ें, चाहे आप एडमिशन लेके पढ़ें, चाहे आप फिर कहीं और पढ़ें, पर पढ़ना आपको वैसे ही है बाकी बच्चों के टाइम में, अगर आपकी वो स्थिति है तो। लाइक वी आर स्टार्टिंग अर्ली क्लास 12th कोर्स, तो उसमें क्या कर रहे हैं, ये 19 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं। तो आपका जनवरी तक का टाइम मैंने इसलिए दिया है 19 तक का, आप लोगों के लिए भी, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, आपका 15 जनवरी तक मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जहाँ भी पढ़ रहे हैं। चाहे आपका कंप्लीट हो ना हो, पर इंस्टीट्यूट की तरफ से तो कंप्लीट हो ही जाएगा, आपका हो चाहे ना हो। सो इमीडिएटली आफ्टर दैट डोंट टेक ब्रेक, यानी कि यार 11th खत्म हो गया ब्रेक ले रहे हैं, इमीडिएटली आफ्टर दैट स्टार्ट अगेन, ठीक। जैसे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और इनिशियली जो फोकस है, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि initially 2.5 months will be devoted for completion of important topic of class 11 to make sure that at least you master 75% syllabus of class 11। हमारा टारगेट है कि हम 75% सिलेबस क्लास 11 का अगले 2.5 महीने में पूरा करेंगे। तो जनवरी आपके पास है, फरवरी आपके पास है, मार्च आपके पास है, और अप्रैल फर्स्ट वीक से क्लास 12 शुरू करिए। क्लास 12 पे जम करिए मत, अभी भाग्य मत कि अभी क्लास 12 करना है, अभी पहले 11 का कर लीजिए। यू हैव 2.5 मंथ टाइम, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, आप खुद पढ़ें, कोचिंग पे आके पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, जो 2.5 मंथ का टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें क्लास 11 पूरा करिए, 75% का टारगेट करिए, 50% तो हो ही जाएगा। इफ़ यू टारगेट 75% यू विल बी कंप्लीट 50%। वो एंट्री लेके क्लास 12 में जाना अप्रैल में, एंड देन इन अप्रैल, फिर अप्रैल में आपके पास जो है कंप्लीट क्लास 12 सिलेबस बाय अक्टूबर 2023। आपको अक्टूबर तक हमारा जो सिलेबस है हम अक्टूबर में कंप्लीट करा देंगे, और आपको अभी टारगेट होना चाहिए कि अक्टूबर में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जनवरी में जेई मेन का अटेम्प्ट आ जाएगा, अक्टूबर में आप कंप्लीट करेंगे, बैकलॉग क्रिएट होएगा, नेचुरल है। तो आपके पास नवंबर, अक्टूबर का, नवंबर का महीना और दिसंबर, तो दिसंबर इज गोइंग टू बी फॉर रिवीजन, दिसंबर जनवरी इज गोइंग फॉर रिवीजन। तो आपके पास 1 महीने का बफर होना चाहिए कि जो कुछ गड़बड़ अगले साल होने वाली है उसको भी संभालना है। वो तो होनी है गड़बड़, मतलब वो तो कुछ भी बात कर लें, बैकलॉग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तो आपको अक्टूबर चाहिए, और साथ में फिर बोर्ड में 75% चाहिए। जो जेई का अभी कंसेप्ट है कि इफ़ यू डोंट गेट 75% योर बोर्ड, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेई एडवांस, और मतलब NIT और IIT के लिए एलिजिबल ही नहीं होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप क्लास 12 में जाएंगे तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो इसलिए अक्टूबर फिनिश आपको होना जरूरी है। सो वी आर गोना कंप्लीट द सिलेबस बाय अक्टूबर, और आपको वही ध्यान रखना है, ये प्लानिंग आपको वही करनी है। देन सेकेंड टाइम रिवीजन ऑफ क्लास 11 अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, 11th का 12th का रिवीजन करते हैं, क्योंकि जनवरी में आपको अटेम्प्ट देना होता है। फिर उसके बाद ये हमारे फीचर्स है कि इसमें हम कैसे कराएंगे, हम रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं, पूरे के पूरे आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, आपके पास भी होंगे जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, नहीं है तो हम पूरे वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, कंप्लीट 11th के वीडियो दे रहे हैं, कंप्लीट 12th के कोर्स वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट क्विजेस दे रहे हैं। स्मॉल बैच साइज़ है, कैरियर पॉइंट पर हम बहुत छोटे छोटे बैच रखते हैं। 1-to-1 मेंटरिंग करना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आपको, जैसे मैंने बोला था कि एक मेंटर तो आपको अपना दोस्त चाहिए, और एक आपको फैकल्टी मेंटर चाहिए जिसको आप जाके बोल सकें सीधा कि सर मेरी ये परेशानी है, क्योंकि आप सब अपने आप में यूनिक हैं, हर एक की एक यूनिक प्रॉब्लम है। किसी का मैकेनिक्स बिगड़ा हुआ है, किसी का हीट बिगड़ा हुआ है, किसी का केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो किसी का मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो किसी का बायोलॉजी में प्रॉब्लम है। दैट्स नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम। सो यू शुड हैव अ मेंटर, यू शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू गो टू द फैकल्टी मेंबर। और यूजुअली आप क्या करते हैं, फैकल्टी मेंबर से डाउट पूछने जाते हैं। डाउट के अलावा एक और पर्पज़ होता है फैकल्टी मेंबर से मिलने का, दैट इज़ मेंटरिंग, टू सीक एडवाइस कि व्हाट शुड आई डू। और जब आप फैकल्टी मेंबर से इस तरह की एडवाइस लेना तो थोड़ा सा टाइम दिया करो। फैकल्टी मेंबर अगर चलते हुए बोल रहा है ना, तो फिर उससे बोला करो सर आप प्लीज़ आराम से बैठ के बता दो सर, बिकॉज आप चलते हुए मत बताओ मुझे। अगर आप मुझे चलते हुए बता रहे हो ना, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि देन यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन माई प्रॉब्लम। बस मैं आपके पास आया तो आपको कुछ जवाब देना, तो द सेक ऑफ गिविंग आंसर, यू आर गिविंग आंसर। यू प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ कि बुखार का हूँ, पहले देख लो और फिर ऐसे एडवाइस दो मुझे। ये चलते चलते मत दो, मतलब आप अंतर्यामी तो आप भी नहीं हो कि मेरी प्रॉब्लम समझ लोगे। तो प्लीज़ लिसन मी केयरफुली फर्स्ट, अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम,
and then advise me. Faculty member are capable of giving you advice, but they should give patience hearing also. सुने तो सही आपकी बात को, वो भी तो जरूरी है ना. मैं नहीं कह रहा कि फैकल्टी मेंबर में कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें कैपेबिलिटी होती है, सब में होती है. तो वो आपको ध्यान रखना है कि यार ये जो डॉक्टर है मेरा, कि डॉक्टर ने मेरी पूरी बीमारी सुनी कि दूसरी बीमारी में दवाई लिख दी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना. यू नीड टू बी स्मार्ट. कोचिंग कर रहा हूँ मैं आपकी. आपको लगता है कि मेरे डॉक्टर ने यानी मेरे फैकल्टी मेंबर ने मेरी पूरी बीमारी सुनी नहीं, दवाई लिख दी, बोलो इसकी दवाई नहीं खानी, ये गड़बड़ है. ये बुखार की जगह कैंसर की है, कैंसर की जगह बुखार की दवाई दे रहा है, तो पंगा हो जाना है लाइफ में. तो फिर आपको किसी और के पास जाके पूछना है, या उनसे बोल देना कि सर आपके पास जब फ्री टाइम हो ना तब बता दो, आई विल कम एंड आई विल एक्सप्लेन यू माई प्रॉब्लम, बट प्लीज़ लिसन मी केयरफुली, लिसन मी पेशेंटली. मेरी पूरी प्रॉब्लम को सुन लीजिए सर, फिर आप जो एडवाइस दोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बट लिसन मी कंप्लीटली. राइट, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 100 हमारे पास, हम तो बहुत सारे टेस्ट लेंगे, 100+ पीरियडिक टेस्ट हैं, बूट कैंप्स हैं, ICP बैच है, फ्यूल प्रोग्राम से. ये फ्यूल प्रोग्राम है कैरे पॉइंट पे, एक स्पेशल प्रोग्राम है, हमने अभी शुरू करा है. दीपेंद्र जी, अपन ने ओपन सबके लिए कर दिया कि फ्यूल इंटरनल है. ऑलराइट, हमने एक प्रोग्राम शुरू करा है अभी यहाँ पे फ्यूल, जिसमें हाँ, तो हम कैरे पॉइंट के स्टूडेंट के लिए करते हैं और आप लोगों के लिए ओपन कर देते हैं. उसमें हमने कहाँ पर, उसका लिंक कहाँ मिलता है? हमारी वेबसाइट पर एक लिंक है, फॉर्म है. आपको कभी भी कोई भी तरह का स्ट्रेस आ जाए, परेशान है, जाए पढ़ाई की बात करनी हो, आप मुझसे या मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे ब्रदर है शैलेंद्र, उससे, या हमारे कोई भी टीम मेंबर है, आप बस अपना नाम, मोबाइल नंबर और परेशानी का ब्रीफ और लिख दे तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, वो लिख दीजिए. हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे. ये भी हमने हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए चला रखा है. वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको 1-to-1 मीटिंग आपको शेड्यूल करेंगे, आपको बुलाएंगे, और जो भी फैकल्टी मेंबर, कंसर्न फैकल्टी मेंबर होगा या मेंटर होगा, आपके साथ बैठकर आपकी प्रॉब्लम को सुनकर उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेगा. और बिकॉज यू हैव कम, तो जय दीपेंद्र ने बोला कि कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन ऑफ कोटा वी आर ओपनिंग इट टू ऑल यू, तो आप भी उसमें कर सकते हैं, आप भी उसमें आ सकते हैं. नो फीस चार्ज, फ्री है वो, उसमें कोई पैसा नहीं लिया था आपसे. राइट, तो कम एनी टाइम. वैसे भी जहाँ पर हम पैसा लेते हैं वहाँ पर हम फीस सबसे कम लेते हैं, तो हमारी फ़ीस सबसे कम है इंडिया में. क्लासरूम की फ़ीस हमारी बहुत कम है. मैं आपको बता दूँ, पर्पज़ ये था. इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि हमने फ़ीस कम करी, हमने फ़ीस कम करी, और आई डोंट वांट टू बी वोकल फॉर एनी रीज़न, बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी दिस वे. बट मैं आपको बताता हूँ, कभी पुरानी हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कोटा की. कोटा में आई स्टार्टेड दिस कोटा कोचिंग कंप्लीट सिस्टम. आपको अगर जाएंगे तो मेरे चैनल पे जाके देखिए कि कोटा अनटोल्ड स्टोरी करके एक वीडियो डाला हुआ है मैंने, दैट यू मस्ट वॉच दैट, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपन्स इन कोटा लॉन्ग बैक अराउंड 30 years अगो. और हमने लास्ट ईयर शुरुआत, जब कोरोना के बाद हमने देखा था कि बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ है, तो हम ऑलरेडी फ़ीस कम कर चुके थे. बाकी दूसरे लोगों ने क्लेम कर लिया कि हमने फ़ीस कम करी है. सो वी ऑलरेडी डिसाइडेड टू मेक इट फ्री. एंड माय मिशन इज़, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, पर्सनल pramodmaheshwari.com का मेरी वेबसाइट है, उस पर आप मेरा मिशन स्टेटमेंट देखिए, आई वांट टू मेक द कोचिंग अफोर्डेबल फॉर एवरीवन इन इंडिया. आप जाके देखिएगा, वहाँ पर आपको पहले से मेरी पुरानी वेबसाइट है वो, इट्स नॉट ए न्यू वेबसाइट, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं. तो फीस वेरी लो. एनीवे, सो कैरियर पॉइंट स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 11 कवरेज सिलेबस. जैसे मैंने आपको बोला था कि वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हाई, व्हेन, ये सबके आंसर आपके पास होने चाहिए. सो क्लास 11 रिवीजन थ्रू लास्ट 10 years एग्जामिनेशन, ये हम बाद में आपको कराएंगे, ये आपको करने चाहिए. जिन लोगों का क्लास 11 हो चुका है, और फॉर्चुनेटली कुछ बच्चों का बहुत ही अच्छा था, दे टोल्ड कि हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है, सो एक्सट्रीमली गुड. आप प्रीवियस जो 10 year के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उन्हें लगाइएगा, क्योंकि आप पर कोई बैकलॉग नहीं है. आप जनवरी में जब आपका कोर्स कंप्लीट होएगा तो आप उसके बाद उन पेपर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, सो दैट वंस एंड ऑल आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिवीजन हो जाए. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जब कभी कोई भी क्वेश्चन पेपर सेटर क्वेश्चन पेपर बनाता है, तो क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त वो उस चैप्टर के उन कंसेप्ट को जरूर उठाता है जिसमें उसको लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, तो वो उन क्वेश्चंस को उठाएगा. तो 10 साल में ये मान के चल सकते हैं कि हर चैप्टर के 10 की कंसेप्ट उसने उठा लिए होंगे, और जो उस चैप्टर के क्रिटिकल होंगे, तो उन क्वेश्चंस को करने का एडवांटेज ये मिलता है कि मोस्ट क्रिटिकल कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर आर कवर्ड अंडर दोज क्वेश्चंस. तो हमारा उसमें एक रीजनेबल अच्छा रिवीजन हो जाता है इफ़ यू हैव डन एवरीथिंग. इट इज़ नॉट पर्पस कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, रिपीट तो होते ही हैं, उसके तो मैं मना कर ही नहीं रहा, बट द पर्पस इज द रिवीजन. एंड कंसाइज में 10 साल में, और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो 20 साल में आप करेंगे तो आपका सफिशिएंट रिवीजन उसमें हो जाता है. फिर आपको इधर उधर ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि 250 क्वेश्चन की शीट को दोबारा कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड.
आपने 20 साल के क्वेश्चन करे एक चैप्टर पे, मान लीजिए 20 साल में हर साल एक आ रहा है, तो 20 क्वेश्चन है, 2 आ रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, और दोस्त 30-40 क्वेश्चन विल कंप्लीट योर इंटायर सिलेबस। तो दैट्स वाई आई सजेस्टेड दिस। तो जिन लोगों का फॉर्चुनेटली कंप्लीट है वो है, और जिनका नहीं है फिर वो अक्टूबर में करेंगे बाद में, जब आपको टाइम मिलेगा। अभी तो मिलेगा नहीं, तब करेंगे हम। जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे उनका क्लास 11 का मेगा रिवीजन क्लासेस लगाएंगे संडे को, ताकि जो पुराना 11 का सिलेबस है वो कवर करा जाए। ये सब कोर्स के फीचर हैं और ये सब आपको करने भी, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करें चाहे ना करें, राइट। तो ये हमारे पास है, थ्रू वीडियो लेक्चर्स हैं, इस तरह से। ड्यूरिंग क्लास का आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 12th में? अब जो हो गया, क्लास 11 में जो कर लिया, गलती हो गई जो हो गई, अब वो 12th में रिपीट नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी है। चाहे कितनी भी अच्छी बुरी आदतें पड़ चुकी हों, तो अच्छी तो रख लो और बुरी सारी छोड़ दो। आज से, अभी से यहाँ से बाहर जाते वक्त कि यार अब नहीं करेंगे, ठीक है। आपको मुश्किल आएगी, धीरे धीरे कम करो। आपको लगता है कि आप मोबाइल पर 10 घंटे निकालते हो, 10 की जगह पर 8 निकालो। 8 की पे मैं नहीं बोल रहा एक साथ कोई भी आदत नहीं बदली जा सकती। आप कोई भी आदत को आप सोचो कि यार मैं आज ओवरनाइट खत्म कर दूंगा, नॉट पॉसिबल। कोई भी आदत को ओवरनाइट चेंज नहीं करा जा सकता। चेंज हैपन्स ग्रेजुअली। हर चेंज ग्रेजुअली होता है जिंदगी में। परिवर्तन एक स्लो प्रक्रिया है, परंतु हो जाती है। अगर आप सोचो कि यार मैं एक दिन मोबाइल नहीं उठाऊंगा, 2 दिन उठाऊंगा, मोबाइल को आग लगा दो, यार देखना ही नहीं है, और मैं तो 5 घंटे नहीं रहूँगा, 5 घंटे में ऐसे लपकोगे कि अगले 15 घंटे उसी पे लगे रहोगे। ग्रेजुअली, धीरे 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 टाइमर लगा दो। स्टार्ट मॉनिटरिंग योर टाइम। टाइमर आता है ना, तो उस पर टाइमर लगा दो, लॉक हो जाता है। स्टार्ट मॉनिटरिंग योर टाइम। क्या यार मोबाइल पे बहुत टाइम लगता है, तो चलो मेरे को 5 घंटे लगाने हैं, 4 लगाने, 2 लगाने। टाइमर लगा दो, वो रिमाइंडर देने लग जाएगा फ़ोन के, भाई आपका टाइम खत्म हो गया मोबाइल देखने का, राइट। तो ऐसी जो भी आदतें आपकी, उनमें धीरे 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 जो गलत आदतें हैं या जो आपको लगता है कि यार गलत है और इनसे मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो धीरे धीरे ख़त्म करो। और अगर किसी को आप एब्रप्टली कर सकते हो और आप में इतनी मतलब औकात है, कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि होती किसी में, परंतु अगर है तो कर दो, मना भी नहीं। अगर आप बिल्कुल इतने धुरंधर हो तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, यूजुअली होती नहीं है। और अगर कर भी दिया आपने और रिपीट भी हो रही है तो कोई दर्द नहीं है। होने दो रिपीट, फिर कम करो, फिर होने दो रिपीट, फिर कम करो। धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। ट्रस्ट में हो जाएगी, मतलब पॉसिबल है। तो वो सारी कोई प्रॉब्लम ऐसी करनी नहीं है। डेली का शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल कैसे बनाते हैं आप लोग? शेड्यूल कैसे बनाते हैं? फॉलो नहीं करते ये तो बिल्कुल कॉमन बात है, किसी का भी नहीं होता। शेड्यूल तो किसी का फॉलो ही नहीं होता। इफ यू आर एबल टू फॉलो 50-60% ऑफ व्हाट यू हैव प्लान फॉर द डे, इट इज 100%। क्योंकि आप अपनी औकात से ज्यादा काम लिखते हो कागज पे, जितना काम कर सकते हो उससे ज्यादा लिख लेते हो। होएगा कैसे? सारा काम दुनिया का एक ही दिन में कर देंगे, आपकी औकात ही नहीं है। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा चार्ट लेकर नहीं आया, मैं आपको बताता। मेरा खुद का पहले मेरे साथ सेम प्रॉब्लम थी। मैं काम लिखता था, कल ये काम करने हैं, बहुत सारे काम लिख लेता था मैं कि ये काम करने हैं, फिर मुझसे होते नहीं थे, मेरे हमेशा अधूरे रह जाते थे। उससे स्ट्रेस अलग रहता है, क्योंकि जो हो ही नहीं सकता वो भी लिखा हुआ है तो स्ट्रेस देता है वो, तो उससे जो हो रहा होता है वो भी नहीं होता तनाव के मारे। तो मुझे एक ने एडवाइस दी कि आप एक काम करो, एक चार्ट बनाओ। जो भी आपका सुबह उठने का टाइम है, मान लो आप 4 बजे उठते हो, तो 4 से 4:30, 4:30 से 5, 5 से 5:30, 5:30 से 6, 6 से 6:30, ऐसे आधे घंटे के स्लॉट लिखो। ऊपर से नीचे तक लिख कर लाओ। रात को 10-11 बजे तक कि सोते नहीं हो, तब तक के लिख लिए, लाइनें खींच लो। इधर साइड में एक वर्टिकल लाइन खींच दो खाली अलग से। अब आप जो भी काम करना चाहते हो उसको यूँ लिखो कि 6:30 से 7:30 तक ये करूँगा, ठीक है, 7:30 से 8:30 तक ये करूँगा। उस टाइम में लिखोगे, सोच के लिखो कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो पहले बात तो आपको आपकी औकात पता पड़ जाएगी कि आप दिन भर में कितना कर सकते हो, और फिर वो फेल होएगा आपका। उसके बावजूद भी फेल होगा क्योंकि आप सोचो कि 1 घंटे में हो जाएगा, मतलब होएगा नहीं, 1 घंटे में 1.5 घंटा लगेगा। तो उसने आइडिया दिया कि 1 घंटा लिखो, आधा घंटा छोड़ो, 1 घंटा लिखो, आधा घंटा छोड़ो, 1 घंटे का काम लिखो, आधा घंटा छोड़ो, वो आधा घंटा उसमें और ले पाएगा। तो आप लिखोगे वही जो आपसे हो सकता है, तो उससे आपको तनाव नहीं आएगा। आप उन कामों को पहले करोगे
जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि यार जो मेरा सबसे टॉप काम है वो तो मेरा लिखने में आया ही नहीं इसके अंदर, तो आप 80-20 करने लग जाओगे। 80-20 रूल बताया ना मैंने, काम में भी होता है 80-20 रूल। आप सारे काम लिखो और ऐसे कौन से 20% काम है जो आपको सबसे पहले करने हैं वो पहले लिखो उसके अंदर, तो काम होने लग जाएगा आपका। फिर भी अगर आपका 70-80% उस तरह से हो जाता है तो इसको मान के चलो कि 100% सक्सेस है आपका टाइम में। सो प्लान द डे, और प्लान द डे विद टाइम। डोंट प्लान व्हाट यू नीड टू डू बट ऑल्सो डिफाइन व्हेन यू आर सपोज टू डू इट। ये कोचिंग है जो मैं बता रहा हूँ, इसको एज ए कोचिंग लेके जाइए यहाँ से कि क्या करना है ये सफिशिएंट नहीं होता है, कब करना है ये भी लिखना होता है। क्या करना है उसके साथ साथ कब करना है ये भी लिखना है, और कब करना है ऐसे नहीं लिखना है कि काम के आगे टाइम लिख रहे हैं। टाइम की टेबल बनाओ और उसके आगे काम लिखना है, काम के आगे टाइम नहीं लिखना है। टाइम तो दिन भर चलना ही चलना है, टाइम को थोड़ी रोक सकते हैं। तो पहले टाइम लिखेंगे सुबह से 6 से 6:30, 6:30 से 7, मतलब यूँ लिखेंगे 6 से 6:30, 6:30 से 7, 7 से 7:30, 8, 7:30 से 8, इस तरह से ही हूँ, ठीक है। उनमें वो वाले खाने तो भर ही देंगे कि तो कोचिंग का टाइम गया, ये नहाने धोने का टाइम गया, ये खाने का टाइम गया, उनमें तो कट 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 करके काट ही देना, तो आपको अवेलेबल टाइम मिल जाएगा दिन भर का, कितने टाइम है मेरे पास। तो पहले बात तो आपकी औकात दिख जाएगी आपको, है ना। मेरा कोच ऐसे बोलता है मुझसे कि तुम्हारी औकात से ज़्यादा काम लिखते हो तुम कागज़ पे, इसलिए तुमसे नहीं होते। सेम सेंटेंस बोलता है। 51 साल की उम्र में मैंने मेरी पहली बार इसी लैंग्वेज सुना किसी से, उसने मुझे डांट के बोला मैंने काम नहीं होता, तुमने सबसे बोला काम नहीं होते हैं, बोला तुम्हारी औकात से ज़्यादा काम लिखते हो कागज़ पे, तुम्हारी औकात नहीं इतने सारे काम करने की दिन भर में जितने काम तुम कागज़ पे लिखते हो। तो पहले तुम काटो, खाने का टाइम, ऑफिस का टाइम, मीटिंग का टाइम, सारे काट दिए। अब बचे टाइम में क्या क्या करना है, अपने सारे काम एक कागज़ पे लिखो और मैं देखो ऐसे कौन से 20% काम है जो मुझे आज करने हैं, और उन 20% कामों को उसमें फिट करो, उस डे में प्लान करो। उसके बाद बचे तो बाकी टाइम में प्लान करो और वो कर दो जो करना है फिर, क्योंकि वो 20% जो काम है वो आपकी 80% प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे, तो शांति मिलेगी। और जो लिखा हुआ वही करना है, और जो उस चार्ट में नहीं लिखा हुआ वो करना नहीं है, तो दिमाग नहीं खाएगा वो। नहीं तो कागज़ पे लिखा हुआ है 10, 15, 20 काम होते हैं दिन में 4, बाकी वो 6 जो है दिन भर देखते रहते हैं, तनाव देते रहते हैं। तो उनको एक तरह रख दो कि कल करेंगे, कर ही सकते हैं आज, तो क्या फ़ायदा है। शेड्यूल द डे स्मार्टली, ये मैं आपको एक सेशन में बताऊंगा, आपको मैं चार्ट बना के लेकर आऊँगा। अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया आज चार्ट बना के लेकर आना आपके लिए। मेक ए चेक लिस्ट, अपने कामों की चेक लिस्ट बनाओ। कुछ काम आपको लगातार करने होते हैं कि क्या क्या काम करने, उनकी चेक लिस्ट होनी चाहिए। यार ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये उसी से कनेक्टेड है। तो अभी इसको स्किप मार देते हैं। डिसाइड योर स्लीप टाइम, सोना कब है। ए गुड स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको अपना पर्सनल केस बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता था कि ज़्यादा काम करने से मेरा आउटपुट ज़्यादा आएगा। तो मैं जब से मैंने आईटी की तैयारी करी, जब से मैं इनफैक्ट मैं पढ़ रहा हूँ बचपन से, मैं 4-5 घंटे सोना और रात दिन पढ़ाई करते रहना, रात दिन पढ़ते रहना, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। और जब मैं प्रोफेशन में आया तो काम के टाइम पे काम, रात को 3-3 बजे तक काम करना। मतलब मुझसे बड़े वैसा बैठे, इनसे पूछना आप अभी 3 बजे तक, ये मुझसे बोलते यार सो जाए यार, रात को 3 बजे तक काम कर रहे हैं, सुबह 7 बजे वापस उठ गए, फिर काम पे लग गए। इस तरह से काम करता था मैं। पिछले 2 साल से मैंने मेरी आदत बदली, मैंने एक ढंग से अपना स्लीप पैटर्न सेट करा, एंड आई एम मोर प्रोडक्टिव नाउ। मैं अब ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया हूँ, जबकि मैं काम पहले से कम करता हूँ। जितना टाइम मैं पहले करता, पहले मैं 3-4 घंटे सोता, मैं आराम से 6 घंटे सोता हूँ, 5.5-6 घंटे सोता हूँ। 6 घंटे मेरे लिए सफिशिएंट, मेरी नींद खुल जाती है उसके बाद। तो मैं 9-9:30 बजे रात को सो जाता हूँ, तो सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है, एंड आई वेकअप एट 4 o'clock। और मेरी वो मतलब बॉडी क्लॉक सेट हो गई, आपकी भी हो जाएगी, जो भी आपका पैटर्न है। बट डिसाइड, और उस पैटर्न में सोना शुरू कर दीजिए। रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड टू वर्क एफिशिएंटली, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द टाइम पढ़ाई के लिए। ये होता है ना, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, थके थके रहते हैं, इरिटेशंस होता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्लीप। आप सोते नहीं ढंग से हैं। पर कुछ लोग बोल रहे सर हम तो कुंभकर्ण का अवतार है दुनिया में, हम तो मतलब पूछो मत, हमें तो जगाना पड़ता है, सोने की तो बात ही कहाँ है। आप सोने की बात कर रहे हो, यहाँ तो जगाना पड़ता है लोगों को हमें। तो अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो थोड़ा रिवर्स करिए उसको, सेट दैट ऑल्सो, उसको भी सही करिए। 6 से 8 घंटे के बीच की नींद सफिशिएंट होती है। कुछ लोग 6 घंटे में इफेक्टिव रहते हैं, कुछ लोग 8 घंटे में रहते हैं। 8 घंटे के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब हाँ जी, हाँ नहीं, अलार्म लगाने के बाद तो कभी नींद खुलती ही नहीं है। तो 4 बजे का अलार्म तो 6 बजे बजता है, वो तो टक 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 बजता रहता है ना।
अभी हाँ जी, हाँ पड़ोसी की नींद खुलती है, सही बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आप रात को लेट सोइए, जो आदत पड़ गया, मैं नहीं कर, आप जल्दी उठिए। यू आर नॉट सपोज टू वेकअप अर्ली। अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो ब्रह्म मुहूर्त का तो अपना आप में साइंस है, वो तो अपने आप में साइंस है। आप यूट्यूब पे जाके ब्रह्म मुहूर्त का वीडियो पढ़ लो। मतलब स्लीपिंग में मैं आपको इतना अच्छे से समझा नहीं सकता, बट समबडी एक्चुअली एक्सप्लेन मी कि जो स्लीपिंग टाइम्स है ना हमारे, उनमें ये पर्टिकुलर टाइम होता है रात से 12 से 3 वाला, ये हमेशा सोना ही चाहिए इस टाइम पर। इस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता, पता नहीं उसने कोई साइंटिफिकली लॉजिक बताया था मुझे। और 4 बजे से हमेशा उठ जाना चाहिए, क्योंकि उस पर क्या है, आप बहुत पीसफुल रहते हैं मॉर्निंग में, सारे दिन भर के झंझट आपके साफ हो चुके होते हैं, और फिर यू लर्न अ लॉट। तो वो एक अलग बात होती है, आई विल कम टू दैट पॉइंट। बट अगर आपका वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी जो आदत पड़ी आप उससे पढ़िए। मैं नहीं बोल रहा आप चेंज करिए, चेंज करना सॉल्यूशन नहीं है अभी, हैबिचुअल है। जो हैबिट है, अगर आउटपुट आ रहा है तो इट्स ओके। इफ समथिंग इज वर्किंग, नो नीड टू चेंज। अगर आपके लिए कोई चीज़ काम कर रही है तो मैं कितना भी ज्ञान दे दूँ, उसको बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक, इट्स वर्किंग फॉर यू। जो काम नहीं हो रहा है आपका, जो वर्क नहीं कर रहा, उसको ही बदलना है भाई। उसको थोड़ी बदलना है जो मजे से चल रहा है, मस्त चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर क्यों चेंज करेंगे उसको? दैट्स वर्किंग। इफ इट इज नॉट वर्किंग देन एक्सपेरिमेंट, डू समथिंग एल्स। इफ समथिंग इज वर्किंग, नथिंग टू डू, रिलैक्स। मैनेज फूड हैबिट्स, थोड़ा खाना पीना तरीके का खाया करो, मतलब ये भी ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ मुझे पता है हॉस्टल में नहीं मिलता है, आप अकेले पहली बार ही हॉस्टल में नहीं रहे, मैं भी हॉस्टल में रहकर आया मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता है हॉस्टल में नहीं मिलता है। आप सही बोल रहे हो, हॉस्टल में नहीं मिलता है, बट अगर एक एप्पल सुबह खा सकते हो आप, वो खा सकते हो। आप फ्रूट्स खा सकते हो, अरे आप खा सकते हो यार, वो है ना, ये सब बहाने हैं आपके। हॉस्टल में नहीं मिलता, आई नो इट कि हॉस्टल में नहीं मिलता है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना वो आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है। मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ 4 साल, तो हमें पता है, मैं तो मेस सेक्रेटरी भी था, तो मैं तो हॉस्टल में खाना बनाया 1 साल तक। तो कभी लोग खुश नहीं होते खाने से, क्योंकि सबकी फूड हैबिट्स अलग होती हैं, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड द वे टू ईट लाइट फूड, गुड क्वालिटी फूड, वो रास्ता निकाल सकते हो। आप सोचिए तो सही एक बार, आप उसको क्यों बोलते हो हॉस्टल में नहीं मिलता है? आपने आज तक प्रयास क्या करा? अच्छा खाने का मतलब नहीं कि आपको बहुत स्वादिष्ट खाना खाना है, अच्छे खाने का मतलब है कि आपको बहुत पौष्टिक खाना खाना है। स्वादिष्ट है कि नहीं है उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, परंतु आपको पौष्टिक खाना है, लाइट खाना है, हैबिट अच्छी रखिए उसकी। नींद आती है यार, आप अगर आप ज़बरदस्ती ज़्यादा खा लेंगे, ऑयली खाना खा लेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हैबिट से हमारी, तो फिर नींद आएगी आपको, फिर आप उसको कोसते क्या नींद आ गई, नींद तो आई नहीं ना आप। वो तो है भी, जैसे मान लीजिए हमारे राजस्थान में दाल बाटी खा लीजिए आप, दाल बाटी खाने के बाद नींद आनी है, तो मत खाइए यार, आएगी सही हो तो उसमें क्या हो गया है। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा सुबह सुबह हल्का सा फिजिकल एक्सरसाइज करिए, फिटनेस ये सब काम आते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट्स गुड फॉर हेल्थ। चलिए, लास्ट थिंग इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, आंसर फॉर योर सिलेक्शन। फिर बाद में लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। ये लास्ट स्लाइड है मेरी, इस लास्ट स्लाइड में एक पॉइंट है जो मुझे टच करना है, बाकी दो ऑल आर वेरी वेरी सिंपल। सो वन इज, दुनिया में क्या 2 तरह के लोग होते हैं, दुखी राम और सुखी राम। आप में तो हो सकता है ये कहानी किसी ने सुन रखी हो मेरी, तो मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको। क्या होता है कि आपकी चॉइस है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, उससे डिसाइड होता है कि आप सोचते कैसे हो, उससे डिसाइड होता है कि आप ज़िंदगी में क्या पाओगे। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा केस बताता हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते दुखी राम। दुखी राम वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, वो आदमी दुखी है, वो हमेशा अपने आसपास की परिस्थितियों को कोसता रहता है, उसके मुंह से जितने भी शब्द निकलते हैं वो सारे नेगेटिव निकलते हैं। वो इस तरह की बातें बोलेगा, मेरे साथ बचपन से ऐसा ही हो रहा है, कुछ गलत हो गया, भगवान भी दूसरों का साथ ही देता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। Those kinds of people actually spread lot of negativity in the environment. जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो जब आपको फियर ऑफ फेलियर होता है और जब आपको अनसर्टेनिटी होती है, तो इस तरह के लोग आपकी अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। कहानियाँ किससे सुनाते हैं आपको कि यार मेरे भैया के एक दोस्त थे, 92% आए थे, कोटा आए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री उन्होंने पढ़ी नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो तो चला गया, आपके रूम से निकल गए और आपके यहाँ पे बॉम्ब छोड़ गया। अब आप उसके जाने के बाद आपकी हालत खस्ता
कि यार 92 वाले का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? ऑर्गेनिक पढ़ो, उन्होंने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी थी। मतलब इस तरह के किस्से कहानियाँ सुना सुना के इतना डर और भय फैला देते ऐसे लोग कि आपका रिजल्ट के पहले रिजल्ट निकाल जाते हो। किक देम आउट फ्रॉम योर लाइफ। इफ एनीबडी टॉक्स अबाउट दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, किक देम आउट। आई एम नॉट सेइंग मतलब बोलो गेट लॉस्ट, यार बाहर निकलो यहाँ से, ये बात नहीं करोगे। मेरा जो आईटी में मेरा हॉस्टल था, मेरे हॉस्टल में मेरे सामने रूम, मतलब मेरे जो विंग थी, मेरी विंग में मेरा एक फ्रेंड था। तो उस फ्रेंड ने अपने रूम में लिखा हुआ था, हिज रैंक इन JEE वाज 27। तो उसने लिख रखा था कि यार कोई भी नेगेटिव बात मेरे रूम में करेगा तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। मतलब किसी को भी नेगेटिव बात बोलने नहीं देता था। उसने लिख रखा था दीवार के ऊपर, नोबडी विल स्पीक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग, क्योंकि वो अननेसेसरी छूत की बीमारी से चल जाता है। आप तो चले गए और साला हमारे लगा गए, आप तो कोई भी बात बोल गए, हमें टेंशन दे गए, और जो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ सारा बिगड़ गया। व्हाट आई प्लान फॉर माई डे, ये डिस्टर्ब द एंटायर डे, पूरी प्लानिंग खरबड़ कर दी मेरी। दिस कैटेगरी ऑफ पीपल आर दुखी राम। इन दुखी राम से बचिए, किक देम आउट ऑफ योर लाइफ। और इफ दे आर योर गुड फ्रेंड देन मेक देम पॉजिटिव, इमीडिएटली टॉक देम कि यार बॉस इस तरह की बातें मत करो यार, प्लीज़ टॉक पॉजिटिव, अच्छी बात करो यार, जिससे उत्साह बढ़े, जिससे अच्छा लगे, जिससे मोटिवेशन बने, जिससे मन करे पढ़ने का, जिससे एक्साइटमेंट हो कि यार ये करना है, ऐसी आदत पड़े। ये तो बात मत बोलो कि यार उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। ये क्या कहानी सुना रहे हो यार? क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो? क्यों बिनावादी ज़िंदगी में तूफान ला रहे हो? वैसे बहुत तूफान है, अभी घबराहट फैल जाएगी और घबराहट के मारे फिर बाद में वो तो पीछे साइकिल चालू हो जाती है, उसको रोक नहीं सकते, वो थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है। स्टॉप दिस इमीडिएटली। और सुखीराम लोग होते मेरी तरह के, जो कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में सब चिल है, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब घर में अभी तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें बोलता रहता हूँ मैं ये बात कि तुम घर पे जाओ, तुम्हें पता पड़ जाएगा घर पे जाते कि तुम किस कैटेगरी के हो, दुखी राम कि सुखी राम। अगर तुम घर गए और तुमने घंटी बजाई और मैडम नहीं आई, पहला सिग्नल है दुखी राम हो। मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों, उसका आगे जाएगा, पूरा सीन समझाता हूँ। अंदर गए, जूते उतारे, और जूते उतार कर आपने बोला कि मैडम पानी ला के दे दो, और आपका बच्चा ला के पानी का गिलास पकड़ा दे, 100% दुखी राम हो। और मैं बताता हूँ किचन में मैडम क्या सोच रही है। वो मैडम किचन में ये सोच रही है कि अरे आगे यार चिक चिक करेगा अभी वापस आके, यार ये जो ऑफिस में रहता है वही बढ़िया है। मतलब पीपल डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल हु टॉक नेगेटिव, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। हम बोलते हैं ना वर्ड पकाएगा, यार ये आ गया यार। हम क्यों बोलते हो पकाएगा? पकाएगा मतलब ये होता है कि यार ये क्या बातें करता है यार, तो गेट हिम आउट, तो उसको बाहर निकालो। राणा सांगा की तरह रहो कि यार पूरी दुनिया जीत कर आए, पूरी दुनिया जीत लेंगे। यू हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि यार बस मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर नहीं सकता। अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो होगा ही सही, पक्का है, तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। वो दैट एटीट्यूड मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन लाइफ। जो किसी ने बोला था मन नहीं करता है, मन आपका इसलिए नहीं करता पढ़ने में क्योंकि आपको लगता है कि आपकी मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए मन नहीं करता है, क्योंकि यू आर नॉट श्योर अबाउट योर सक्सेस। दैट्स व्हाई यू आर नॉट लाइक टू डू दैट। आपका मन इसीलिए नहीं करता है कि आपको पता है कि आपको आपके दिमाग में जहन में कहीं पे बैठ चुका है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेरा मन क्यों करेगा? क्योंकि जिस चीज़ में अप्रिसिएशन मिलेगा, जिस चीज़ में रिवार्ड मिलेगा, वो करने का मन हर एक आदमी का करेगा। परंतु जब आपको पता है कि यार इसमें कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला, तो आपका मन नहीं करेगा। और कोई साइंस नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना पढ़ने में मन नहीं करता, उसकी कोई साइंस नहीं है। वो साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छुप कर एक बात बैठी हुई है, और वो कहीं ना कहीं दिल में ऐसी जगह पे जाके बैठ गई है कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आपको फियर ऑफ फेलियर या आपको रिजल्ट का एहसास होने लग जाता है, अंदर ही अंदर आपके सेंसेस में आने लग जाता है विदाउट यू नो अबाउट इट, और फिर आपका मन नहीं करता पढ़ने का। जिनको थ्रिल होता है ना लाइफ में, जिनको लगता है कि यार मज़ा आ रहा है या इसका रिवार्ड मिलने वाला है या सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाला हूँ, उनकी तो नींदें उड़ जाती हैं। लोग बोलते हैं मैं नींद आती है, उनकी तो नींद उड़ चुकी होती है, क्योंकि इतने मज़े से पढ़ते हो कि सोच नहीं सकते आप। क्योंकि उनको पता है कि यार जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, मुझे आउटपुट मिलने वाला है, मुझे रिवार्ड मिलने वाला है, तो उसको चेस करता है वो। और जिसको लगता है नहीं मिलने वाला, और लगना क्या है, मैंने कहा था शुरू में कि सबसे पहले पॉइंट निकालो कि आप रिजल्ट के पहले रिजल्ट निकालना बंद कर दो प्लीज़। ऑलराइट, तो दैट इज़ वन थिंग। तो आप सुखी राम की कैटेगरी में मूव करिए। फाइंड पॉजिटिव आउटकम ऑफ एवरी सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है ना, हर सिचुएशन का पॉजिटिव आउटकम निकालिए।
सॉरी। इसकी भी बहुत अच्छी कहानी है। मैं जब आईआईटी में पढ़ता था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने सुनाई थी हमें, और बहुत कॉमन स्टोरी आपने सुनी होगी, फिर भी दोबारा सुनाते हैं कि हर सिचुएशन का पॉजिटिव आउटकम निकालने वाले ज़िंदगी में ही आगे बढ़ते हैं। तो वो एक दिन हमारी क्लास में आए तो उन्होंने बोला कि यार आप लोगों की कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने बोला कि एक जूते चप्पल बनाने की कंपनी थी, और जूते चप्पल बनाने की कंपनी ने सोचा कि यार अफ्रीका में जाके हम जूते चप्पल बेचेंगे। तो बॉस ने अपने 2 सेल्समैन को बुलाया, मार्केटिंग वालों को बुलाया, बोला जाओ यार अफ्रीका में जाओ और देखो जूते चप्पल का क्या स्कोप है। दोनों लोग अफ्रीका गए, और अफ्रीका में जाके वहाँ जाकर उन्होंने देखा माहौल वहाँ का, तो देखा वहाँ तो लोग नंगे पैर घूम रहे हैं, जंगली हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भाग रहे हैं, पत्तों से गुजारा चला रहे, कपड़े तक तो पहन नहीं रहे, जूते चप्पल का तो सवाल ही नहीं है। तो दोनों ने अपने बॉस को एक एक मैसेज भेजा। एक ने लिखा बॉस कहाँ भेज दिया यार, कैसी जगह है, बिल्कुल जानवर लोग हैं, तो जानवरों की तरह रहते हैं, ये तो पत्तों से तो गुजारा चला रहे, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, जूते चप्पल, बेवकूफ़ हो गया यार, कहाँ भेज दिए, ये आने जाने का खर्चा बेकार हुआ, छोड़ दो, भूल जाओ। दोस्त ने लिखा बॉस कमाल की जगह है, पता है जंगल है, ये लोग दिन भर जंगल में घूमते हैं, दिन भर इधर से उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दिन भर जंगल में घूमते हैं। जंगल में तो आपको पता है कांटे होते हैं, इनके कांटे चुभते हैं, और पता है ये चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, इनके दिन भर कांटे चुभते हैं, खून निकलता रहता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ कोई जूते चप्पल नहीं बेचता। बहुत स्कोप है, इमीडिएटली काम करना शुरू करना चाहिए यहाँ पर। क्या स्कोप है यहाँ पर, इससे बड़े स्कोप कहीं हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि कहानी खत्म होगी, इस कहानी को आगे भी पढ़ाता है, मैं तो आगे मैं बात समझाऊंगा। कहानी खत्म होगी, परिस्थिति है कि देखने के नज़रिए 2 हैं, और चॉइस आपकी, आपको दिखता क्या है। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके जवाब दूंगा। एक आदमी को उसकी नेगेटिव साइड दिखती है, तो जिसको नेगेटिव साइड दिखती है उसने काम रोक दिया, और जिसको पॉजिटिव साइड दिखती है वो एक कदम आगे बढ़ गया। आप सोचोगे सर वो तो जूते चप्पल कैसे पहनेंगे, ये तो कहानी तक सीमित है, ऐसे थोड़े होता है। सही तो बोला था पहले वाला, क्या गलत बोला, पत्तों पे गुजारा चला रहे, चप्पल जूते कैसे बनाएंगे। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, ये मेरा बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, मैं सबको समझाता हूँ, याद रखिएगा, जिंदगी में दूसरा कदम बढ़ाने का अधिकार उसी आदमी के पास है जो पहला कदम बढ़ाता है। जो पहला कदम बढ़ाएगा वही दूसरा कदम बढ़ा सकता है। उसने पहला कदम बढ़ाया है कि यार वहाँ जूते चप्पल बेचने चाहिए, वहाँ पर जूते या चप्पल अगर बेचने चाहिए तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यार इन लोगों को सिखाऊं कैसे, तो उसका सॉल्यूशन सेकंड टाइम पे निकालेंगे। पहला कदम तो बढ़ाओ यार, तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी तो दूसरा कदम बढ़ाएंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद तो तीसरी रहेगी। और परेशानियां आ रही हैं, इसका मतलब तरक्की हो रही है। परेशानियां आ रही है, इसका मतलब तरक्की हो रही है। तो जब आप पढ़ाई करते हो, एक कदम बढ़ाओ, उसको बढ़ा के अगर परेशानी आ रही है, इसका मतलब तरक्की हो रही है। सोचने का तरीका बदलो। मैंने शुरू में बोला चेंज योर क्वेश्चन चेंज योर लाइफ। जो आप इंटरनल डायलॉग करते हो ना दिन भर अपने आप से, चेंज योर क्वेश्चन टू योर सेल्फ, चेंज योर क्वेश्चन टू यू आस्क टू द पब्लिक एंड चेंज योर लाइफ। मतलब मैजिक है, मैजिक। एंड द वन थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, द लास्ट थिंग इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? सोचना। आप मैनिफेस्ट करिए, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। आप कितना बड़ा और क्या सोच सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सोच सकते हो तो कर सकते हो। दैट्स हाउ द ह्यूमन काइंड डेवलप। ये जो पूरी दुनिया बनी है ना, ये सोच से बनी है। हम तो वैसे पैदा हुए थे जैसे बंदर हुए थे, हमें भगवान ने थोड़ा दिमाग दिया था, वरना आज अगर हम मैनिफेस्ट नहीं करते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम भी पेड़ों पे इधर से उधर कूद रहे होते। इंसान ने मैनिफेस्ट करना शुरू करा। उसने सोचा कि मैं पानी को रोक देता हूँ, मैनिफेस्ट करा कि मैं पानी को रोक सकता हूँ, मैंने रोक दिया, पानी रोक दिया उसने बोला मैं बिजली बना सकता हूँ और उसने बिजली बना दी। उसने बोला मैं इस तरह के बिल्डिंगें बना सकता हूँ, उसने बिल्डिंगें बना दी। ये जो सारा डेवलपमेंट है ये सोच से है। ये सारा, हाँ चांद पे जा सकता है, चांद पे चला गया, मार्स पे जा रहे हैं। ये सारे की सारा जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ सोच से हो रहा है। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज अमेजिंग पावर, अमेजिंग पावर। अगर आप ये सोच सकते हैं कि आपका नीट के जेईई में सिलेक्शन होगा तो होगा, अगर आप ये सोच नहीं पाते हैं तो नहीं होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप ये सोचते हैं कि होगा। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। अगर आपकी इच्छा है मैनिफेस्टेशन पे कोई डॉक्यूमेंट्री देखने की तो यूट्यूब पर एक मूवी है सीक्रेट, द सीक्रेट, उसको देखिएगा।
उस पर एक मूवी है द सीक्रेट करके, उसकी बुक भी आती है द सीक्रेट करके, उसके एक बार देखिएगा, 3 घंटे वर्थ उस पर लगाना। उस पर 3 घंटे की वीडियो की छोटी होगी, बट इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम। जो आप यूट्यूब पे बकवास देखते हो ना, उसकी जगह द सीक्रेट देखिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये चेंज कर देगी आपकी लाइफ को, आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। इट विल चेंज द वे यू थिंक, इट विल चेंज द वे यू लुक इन द वर्ल्ड, कंप्लीटली चेंज कर देगा। और जब आप देख लें तो अपने बड़े भाई छोटे भाई सबको दिखाइए, सबको दिखाइए पकड़ पकड़ के कि यार इसको देखो। इतनी अमेजिंग मूवी है वो, उसमें बताया हुआ है कि कैसे लोगों ने सोचा। क्योंकि जो भी आज हम देख रहे हैं ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन से शुरू होते हैं, वहीं से शुरू होते हैं कि यार वाईफाई होगा तो किसी की दम होगी जिसने सोचा होगा। आप तो वाईफाई यूज करते हो ना, पर जिसने बनाया उसकी दम थी जो सोच पाया कि यार मैं वाईफाई सिग्नल भेज सकता हूं क्या। किसी की दम है जो बोलता है कि यार मैं लाइट जो चार्ज कर रहा हूं मोबाइल को, अभी तो प्लग से करता हूं, मैं लाइफाई से कर सकता हूं क्या। सोच रहा है ना कोई आदमी, कोई मैनिफेस्ट कर ही रहा है दुनिया में कि यार हम कर सकते हैं क्या मोबाइल को चार्ज बिना उसके लगाएं। उसने उसके ऊपर वो पेड बना दिया कि आपको वायरलेस पेड बना दिया। वायरलेस टेक्नोलॉजी है आज, आप वायरलेस टेक्नोलॉजी से चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। आप सोचो तो सही क्या क्या हो रहा है दुनिया में, जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, हो क्या रहा है ये सब कोई ना कोई मैनिफेस्ट करता है। एंड यू ऑल्सो शुड मैनिफेस्ट। अमेजिंग पावर है मैनिफेस्ट में। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि बॉस ये मैं करूँगा, तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से माइंड वर्क करता है। आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा सिलेक्शन होगा, तो आपके जो दिन भर के काम करने का तरीका है, आपकी काम करने की जो इच्छा है, आपके जो गोल है, सब उससे अलाइन हो जाते हैं और आप वही करते हैं जो आपका गोल होता है, जो आपको करना होता है। और जब आप वो करते हैं तो सारी चीज़ें स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, सब अपनी अपनी जगह पर आकर सेट होने लग जाती हैं और ऑटोमेटिकली आप वो अचीव कर लेते हैं। और अगर वो अचीव भी नहीं कर पाएँ तो उसका 70-80% आप अचीव कर लेते हैं। दैट इज़ मोर देन 100% व्हाट यू कैन इमेजिन फॉर। दैट्स अ मैजिक। सो स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, मतलब अच्छा सोचना शुरू करिए। दिन भर में एक बार अच्छा सोचिए। इसीलिए सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे बैठ के इसको मेडिटेशन बोलते हैं, वैसा मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दीजिए 5 मिनट के लिए कि यार मैं बहुत ज़बरदस्त है ज़िंदगी में, सब कुछ बढ़िया है। और वैसे भी बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब है। मैं बोलता हूँ कुछ भी ख़राब नहीं है, अपने को तो इंसान का जन्म दिया है भगवान ने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम तो पैदाइशी लकी हैं, हम लोग तो पैदाइशी लकी हैं। भगवान के पास तो बहुत चॉइस थी हमें भेजने की, इंसान बना के भेजा ना हमें। दोज हु बिलीव इन रीबर्थ उनको बोल रहा हूँ कि चॉइस तो भगवान के पास बहुत सारी थी। कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना के भेज देता हमें इंसान बना के भेजा। यानी हम लोग तो पैदाइशी लकी हैं कि हमें इंसान बनाया भगवान ने। और हम इतने और दुनिया इतनी लंबी है, लाइफ इतनी बड़ी है कि जो आप बोलते हैं ना आईटी मेडिकल, दीज आर ऑल द स्मॉल थिंग्स इन द लाइफ। ये कोई बड़ी चीज़ें थोड़ी हैं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो आईटी मेडिकल की किस्मत यार, सालों ने नहीं लिया, पछताएंगे। हाँ, और क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, क्या होगा अगर भगवान ने दुनिया में भेजा है तो यार डेंट करके जरूर जाएंगे। कुछ ना कुछ तो हर एक के पास एक है, कोई ना कोई ऐसी पावर तो है, कोई ना कोई खास बात तो है, हर एक आदमी के पास है। हम हमारी स्ट्रेंथ पे तो काम कर ही सकते हैं ना। आपकी जो स्ट्रेंथ है, सबके पास कोई ना कोई एक यूनिक स्ट्रेंथ है आप में, हर एक के पास है। अगर आप आईटी में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब नहीं हो सकता वाली स्ट्रेंथ आपके पास तो कोई दूसरी स्ट्रेंथ होगी, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर आपके पास। ऐसा कुछ ना कुछ तो यूनिक भगवान ने सबको दिया है जो उसके पास है। वो हो सकता है कि इस बहाव में आके उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हो, परंतु कभी न कभी सरफेस पे जरूर आएगा। जिंदगी बहुत लंबी है, ध्यान रखना। छोटी कर देते हैं लोग, बेवकूफ़ होते हैं। पूरी लाइफ देखो ना यार, एक बार मज़ा तो आएगा कि क्या क्या है ज़िंदगी में। और कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ आपके पास, सबके पास है, जिससे आप दुनिया में मतलब लोगों के धुएं उड़ा सकते हो, धुएं उड़ा सकते हो आप लोगों के। ऐसी स्ट्रेंथ हर एक के पास है। वो बात अलग है कि हम फॉलो करने लग जाते हैं दूसरों को। आई एम नॉट सेइंग डोंट प्रिपेयर फॉर आईटी, आई एम नॉट सेइंग डोंट प्रिपेयर फॉर नीट, प्रिपेयर फॉर आईटी, प्रिपेयर फॉर नीट। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू आईटी और इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेज, नो वरीज, कोई टेंशन नहीं, बहुत कुछ है करने के लिए। और आप तो जिस दुनिया में पैदा हुए हो ना, जिस सेंचुरी में पैदा हुए हो, वो तो अमेजिंग है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। आज गूगल जैसी कंपनी डोंट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं चाहिए उनको,
और दे डोंट टेक केयर अबाउट इट, दे आर लीस्ट बोदर अबाउट कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करा है. दे नीड ओनली स्किल्स, और स्किल्स कैन बी डेवलप्ड एनीवेयर. तो आज ऑप्शंस बहुत हैं. तो चिंता करना बंद कर दो, मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, एनर्जेटिक रहो. आई एम श्योर अगर आप वो रखेंगे तो यू विल अचीव व्हाट यू ड्रीम फॉर योर सेल्फ, एंड दैट्स ऑल पॉसिबल. सो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज सेशन दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल. दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं. हाउ मच पोटेंशियल यू हैव, किसी को पता नहीं होता कि आप में पोटेंशियल कितना है. सब लोग आपकी तरह कभी न कभी इस तरह के एम्बिशंस के साथ रहे होंगे अपनी दुनिया में, बट दे अचीव सो मच इन देयर लाइफ बिकॉज यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल है. यह अमेजिंग पोटेंशियल, आप में इतना पोटेंशियल है कि आप सब कुछ कर सकते हैं. स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल.